हेलो बच्चों, तो वापस स्वागत है आपका समग्र सीरीज में। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की और वी आर रेफरिंग टू दिस स्पेक्ट्रम सीरीज, राइट है ना। तो जो है हम चैप्टर 25 तक पहुंच गए हैं एंड फाइनली वो वक्त आ गया है जब हम बात करेंगे आजादी की। तो आजादी अकेले नहीं आई, आजादी के साथ एक और दुखद घटना जुड़ी है जो है पार्टीशन। तो ये बात शुरू करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, कोर फैकल्टी PWIS, और मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ। यार बात आगे बढ़ाते हैं। तो इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें बात शुरू करेंगे एटली के स्टेटमेंट से, फिर बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ पार्टीशन और रिलेटेड इश्यूज, फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, एंड देन इनएविटेबिलिटी, क्यों जो है पार्टीशन को जो है मना नहीं किया जा सकता था, क्यों पार्टीशन को रोका नहीं जा सकता था। ये भी थोड़ा सा बात हम समझने की कोशिश करेंगे लास्ट में, राइट। तो वापस एक बार मैं आपको याद देता हूं कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर थी, तो 1939 टू 1945, तो 1939 टू 1945 हम लोगों ने एक गांधीयन पाथ फॉलो किया, राइट। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान गांधीयन पाथ, एंड दूसरा हम लोगों ने पाथ फॉलो किया सुभाष चंद्र बोस जी का, प्लस INA ना। कहीं ना कहीं 1945 के बाद ये बात क्लियर है कि अब जो है आजादी आनी ही है। एंड 1945 से जो 47 का दौर है, दिस कैन बी टर्म्ड एज कि दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर, कि हां हमें किस तरीके से आजादी मिलेगी। इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर। जो बात 1945 से शुरू हो गई थी, हमें याद आया कि यहीं पे हमने जिक्र किया था वेवल प्लान का, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसा ही एक इनिशियल डिस्कशन हमने 1942 में देखा था, जब हमने बात करी थी क्रिप्स मिशन की, और उसके बाद ही हमने देखा था क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो 1945 से 47 इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर। हालांकि देयर आर स्टिल छोटी छोटी जंग अभी बाकी है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो बात करी रिन म्यूटनी हमने बात करी जो है। उसके साथ साथ जो है हम लोग बात कर रहे थे कि एक डायरेक्ट एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन विच इज अगेन रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ पावर ओनली। बट इसके साथ साथ देयर विल बी, टुडे वी विल आल्सो टॉक अबाउट देयर आर सम स्टेट मूवमेंट, कि जो प्रिंसिपली स्टेट हैं उसमें भी कुछ हमें घटनाएं देखने को मिलेगी, स्टेट मूवमेंट्स, तो इनकी बात भी करें। बट मोस्टली इट इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ पावर, एंड व्हेन वी से ट्रांसफर ऑफ पावर इज द स्टोरी ऑफ नेगोशिएशन between कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग प्लस ब्रिटेन, इन तीनों के बीच का नेगोशिएशन है कि किस तरीके से हमको क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी। इस दौरान हमने देखा कि 1946 में एक इलेक्शन हो चुके हैं। 1946 के इलेक्शंस की हम लोगों ने बात करी, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कुछ प्रूव कर दिया है। कांग्रेस को काफी मेजॉरिटी मिली है, मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीट्स में बहुत हक मिला है, राइट। और जिसको जो हमें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है, एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म ऑलरेडी आ चुका है और इस समय हम लोग फेस कर रहे हैं, राइट। जिसकी वजह से हमने देखा 1946 में एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी हुआ है, इंटरिम गवर्नमेंट। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन की मुस्लिम लीग मजबूर हो गई कि हां अगर हमें पाकिस्तान चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनल राइट्स वगैरह करने पड़ेंगे। तो दिस इज ऑल्सो द फेज ऑफ कम्युनल राइट्स। तो इस समय राइट्स भी हो रहे हैं, हाँ राइट्स भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हाथ से बाहर निकल रही है। मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंटरिम गवर्नमेंट में घुसकर भी मुस्लिम लीग कोशिश कर रही है कि हाँ कहीं से भी ये यूनिटी बची ना रह जाए, हमको पाकिस्तान चाहिए और हमको पाकिस्तान मिल जाए। तो मुस्लिम लीग की पूरी कोशिश जो है वो इस बारे में। नाउ व्हाट वी आर रियलाइजिंग कि 1946, नाउ लेट्स सी कि 1947 में क्या क्या घटनाएं हुई और किस तरीके से हमको फ्रीडम मिलेगा फाइनली, और किस तरीके से हम लोग बात करेंगे पार्टीशन की। तो कहानी है 1947 की। तो ये सब देखते हुए 1946 का दौर देखते हुए, ब्रिटेन में बात करी थी कि सरकार बदल चुकी है और सरकार अब आ चुकी है क्लेमेंट एटली की सरकार, राइट है ना, कि क्लेमेंट एटली की सरकार यहां पे आ चुकी है। एंड क्लेमेंट एटली ये सब देख रहे हैं, है ना, कि क्या ही चल रहा है, हम ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाहते हैं और यहां पे झगड़ा हो रहा है। यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों सेम पेज पर आ ही नहीं पा रही, राइट है ना, कोई ऐसा समझौता हो ही नहीं पा रहा। तो देन क्लेमेंट एटली क्या है, अब थोड़ा सा इंपेशेंट हो रहा है। ही इज लाइक यार
करो, सॉल्व करो और निकलो यहां से, राइट है ना, कि हाँ निकलना तो है, ये तो तय है, अब तो कोई और ऑप्शन बच ही नहीं रहा, तो निकलना तो तय ही है, बट जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से इसको सॉल्यूशन जो है यहां पे आ जाना चाहिए। और ऐसे डेस्परेशन में हम लोग 47 में देखेंगे कि स्टोरी स्टार्ट्स विद, इफ आई मार्क लेट्स से 1947, तो 1947 की 20 फरवरी 20 फरवरी क्लेमेंट एटली का एक स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट में दो चार बातें ये कहते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं कि हाँ जो है अब जो है एक डेट हमको दे देते हैं। ये कहते हैं कि 30 जून 1948 है ना, इंपॉर्टेंट डेट डिक्लेयर कर दिया है कि 30 जून 1948 क्या है, हमारी आजादी की डेट है, इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। क्या ये हमारी रियल आजादी की डेट है? नहीं। दिस इज क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट कि भाई इंडिया को आजाद करिए, आपका जो है जो है ये टारगेट दे रखा है, टारगेट स्पॉट इज 30 जून 1948, इससे ज्यादा हम लोग डिले नहीं करेंगे। मतलब ही इज आस्किंग फॉर कि हाँ लगभग आप मान लीजिए 1.25 साल 1.5 साल का आप समय और ले लो यहां से, बट इससे ज्यादा डिले कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। दिस इज एटली का स्टेटमेंट। अब इसके लिए जो भी करना पड़े, राइट, इसके लिए अगर हमें ट्रांसफर करना पड़े जो पावर है, अगर हमें पावर ट्रांसफर करना पड़े टू सेंट्रल गवर्नमेंट तो भी ठीक है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो, निकलो, वो भी ठीक है। अगर ये बात नहीं बनती तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल, राइट, उनको कुछ पावर दे दो और निकलो, ये भी ठीक है। जो करना पड़े। तो यहां पे क्या है, वो थोड़ा सा धमकी दे रहे हैं, राइट है ना, काइंड ऑफ एक टारगेट दे रहे हैं, थोड़ा सा अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज मोर अबाउट अर्जेंसी कि हाँ भाई जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। दिस इज मोर अबाउट अर्जेंसी। तो अगेन वी आर रियलाइजिंग कि हाँ ही सेइंग कि हाँ भाई ट्रांसफर कर दीजिए, चाहे आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दीजिए, चाहे किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कर दीजिए, बट निकलिए यहां से। थर्ड ये बात कहते हैं कि हाँ इस जल्दबाजी के चक्कर में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजे महाराजाओं के जो स्टेट्स हैं, उनको हम फ्री कर देंगे, उनको जीवन में जो करना है करें, राइट, सो दे विल बी फ्री, उनके ऊपर पैरामाउंसी लैप्स हो जाएगी एंड उसको जो करना चाहे वो, जो है कोई हैदराबाद का स्टेट है, निजाम का मर्जी है, निजाम पाकिस्तान ज्वाइन करे, जो भी दूसरा स्टेट, अभी तो पता नहीं क्या होगा, तो यहां पे उसे जो भी करना है आगे अपने कोर्स में वो कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन उसके ऊपर यहां पे नहीं है, राइट। एंड जब ये बात हुई तो इस बात में कहीं ना कहीं जो है हम देखेंगे कि हाँ पार्टीज एग्री भी कर रही, राइट, पार्टीज इस बात पे अलाइंड है कि कांग्रेस का भी इसमें अलाइनमेंट दिखेगा हमें, या कांग्रेस का भी अलाइनमेंट दिखेगा। कांग्रेस कहेगी चलो ठीक है, एक्सेप्ट करेगी कांग्रेस इस बात को कि चलिए करते हैं, राइट, नॉट लाइक कि हाँ यही सब, कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ इस डेट के अंदर हमको आजादी चाहिए। ये एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हाँ पार्टीशन ही होगा, प्रिंसली स्टेट्स को जो है अलग ही कर दिया जाएगा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, बट स्टिल कहीं ना कहीं डेट एक्सेप्ट हो रही है कि हाँ जो है कांग्रेस इज ओके कि चलो इसको कर देते हैं। नाउ अनदर थिंग विच इज हैपनिंग कि यहां पे कांग्रेस का अलाइनमेंट हमें दिखेगा, बट मुस्लिम लीग हम देखेंगे कि हाँ एक तरफ कांग्रेस का एक्सेप्टेंस दिख रहा है कि चलो कुछ समझौता किया जाए, कुछ डिसाइड किया जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग क्या कह रही है? मुस्लिम लीग कह रही है नहीं, मुस्लिम लीग करने लगेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कोऑपरेट ही नहीं कर रही। स्पेशली दिस इज हैपनिंग इन पंजाब, कि पंजाब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, राइट, वहां पे जो है थोड़ा हलचल मचा दो, वहां की कोलिशन गवर्नमेंट के खिलाफ, वहां पे मुस्लिम लीग की सरकार नहीं है, तो जो है मुस्लिम लीग वरीड है कि अगर पंजाब में हमारी सरकार नहीं होगी तो कल को हम बंटवारा कैसे करेंगे, तो दे आर सेइंग कि हाँ हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। ऑल्सो क्लेमेंट एटली स्टेटमेंट में एक और चीज है, इन्होंने कहा कि ये सब तो फटाफट करो ही करो, और ये फटाफट करने के लिए जो वाइस रॉय है, वाइस रॉय को बदल दिया जाए। लॉर्ड वेवल जो हैं वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, और वेवल को वापस बुलाया जाए और इनकी जगह भेजा जाए माउंट बेटन को। माउंट बेटन शुड डू दिस। तो एक नए वाइस रॉय का नाम आया, 21 फरवरी से हमारे वाइस रॉय बदल गए, तो माउंट बेटन विल बी द न्यू वाइस रॉय। तो जो है लॉर्ड माउंट बेटन, ये हमारे क्या क्रिएट हो गए, नए वाइस रॉय, और यहां पे जिम्मेदारी पूरी की पूरी किस पे आ चुकी है, माउंट बेटन पे आ चुकी है कि भाई इंडिया जाइए और इसको सॉल्व करिए। तो माउंट बेटन रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे नए पर्सन आ चुके हैं, एक नया चेहरा आ चुका है, विच इज लॉर्ड माउंट बेटन,
राइट, तो हम बात कर रहे हैं एटली के स्टेटमेंट की। हमने समझा कि हाँ ये 20 फरवरी का स्टेटमेंट है, जो कि दिखा रहा है कि अर्जेंसी है, जो कि दिखा रहा है कि मजाक नहीं है भाई, फटाफट करो और जो है यहां से चला जाए। हमने समझा कि एक डेडलाइन क्रिएट हो चुकी है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर जहां पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं उनको आप दे दो और जाओ। राइट है ना कि हाँ इसमें और ज्यादा इसमें डिले करने का कोई मतलब नहीं है। प्लस हमने समझा कि हाँ इन्होंने कहा कि प्रिंसली स्टेट्स भी आजाद है, वो ट्रांसफर ऑफ पावर में जिधर भी जाना चाहें जा सकते हैं। यानी कि यहां पे पार्टीशन से भी ज्यादा बड़ी बात, इंडिया को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का भी एक्सेप्टेंस है। अगर बाल्कनाइजेशन हो जाए, इंडिया छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए, वो भी ठीक है ना। दिस इज लाइक फाइनल काइंड ऑफ अल्टीमेटम कि नहीं समझोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे तो इवन बाल्कनाइजेशन इज ओके। प्लस माउंटबेटन इज ओवर हियर कि हाँ जो है अब जो है इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसको आगे बढ़ाएं। तो सवाल उठता है कि एकदम से इतनी अर्जेंसी क्यों सूझ रही है ब्रिटेन को। एटली एकदम से डेट क्यों दे दी। नाउ डेट साउंड्स वेरी सीरियस कि हाँ ये डेट है, इस दिन के पहले काम खत्म करो और जो है नहीं तो है ना जो करना है करो। तो फिलहाल तो दिस डेट साउंड्स वेरी वेरी सीरियस। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हाँ ब्रिटिश सरकार को लग रहा है कि हाँ भाई ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जाए। रीजन, मल्टीपल रीजन। पहला जो मैंने कहा अर्जेंसी, दे वांट कि हां देयर शुड बी सीरियसनेस हर तरफ से, कांग्रेस से भी, मुस्लिम लीग से भी कि हां भाई एक डेट आ चुकी है, इसके पहले अगर हमने एग्री नहीं किया तो ये सब हो सकता है, बाल्कनाइजेशन हो सकता है। तो डराया गया कि अगर नहीं मानोगे तो बाल्कनाइजेशन कर देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आजाद कर देंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बन गई तो दे देंगे, प्रिंसिपल स्टेट को आजाद दे देंगे, तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। यानी उसके पहले जो भी तुम्हें समझौता करना है समझौता कर लो। राइट, तो पार्टीज जो हैं, पार्टीज थोड़ा सा सहम जाएंगी और फटाफट क्या कर देंगी, जो है मान जाएंगी। प्लस एटली ये भी देख रहे हैं कि हाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन तो कर लिया है इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन वहां पे डेडलॉक क्रिएट कर रही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, लियाकत फाइनेंस मिनिस्टर है, तो लियाकत जो है किसी को पैसा नहीं दे रहे, तो ओवरऑल ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ में कर नहीं पा रहे, तो टेक्निकली देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और इसके पहले की चीजें बिल्कुल हाथ से टूट जाए, कुछ ना समझे, अनार्की आ जाए, उसके पहले जरूरी है कि हाँ हम निकल जाए। प्लस लोगों को रियलाइज भी होगा कि हम सिंसियर हैं, मजाक नहीं कर रहे। राइट है ना कि सिंसियरिटी का ही पता चलेगा कि हाँ ये खाली दिखाने के लिए बातें नहीं हो रही, जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है सही में हम चाहते हैं कि इस तरह की आजादी हो। राइट, प्लस उनको ये भी रियलाइजेशन है कि अब हमारी पावर रही नहीं। वेवल की बातों से भी ये लग रहा है, वो ब्रेकडाउन प्लान लेकर आए थे, तो जो पिछला वाइस रॉय है उसकी बातों से कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी संभाल पाएंगे नहीं। तो यहां पे अब जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, चाहे वो सिविलियन हो और चाहे वो मिलिट्री हो, किसी भी तरह की अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी इससे पहले बेइज्जती हो, यहां से चुपचाप निकल जाओ। राइट है ना। तो इट इज द रीजन कि हाँ जो है कि अब जो है एक डेट देना बड़ा जरूरी सा हो चुका है। तो जैसा कि हमने समझा कि कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेड है ना, कि हाँ भाई हम जो है जल्दी से जो है एक समझौता कर लेंगे। कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी आ चुकी है, राइट, जो कि सोवरेन है, तो हमारा कम से कम संविधान बन जाएगा, तो इट इज फाइन। तो इसीलिए और डिले ना करते हुए 1946 में हमने देखा था कि हाँ ऑलरेडी एक कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसी ग्रुपिंग्स की बात करी थी, ABC ग्रुपिंग। राइट है ना कि हाँ हम एक ग्रुप बना देंगे ये वाला, एक ग्रुप बना देंगे ये वाला, एक ग्रुप ये बना देंगे, ABC ग्रुपिंग। ऑलरेडी ग्रुपिंग की बात वगैरह हो रही है। तो इट इज लाइक हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच अ डिस्कशन और रीच अ सॉल्यूशन राइट नाउ। तो कांग्रेस वाज लाइक इट्स ओके, अगर हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ चुकी है जो कि इंडिया का संविधान बना देगी, तो एक बार संविधान बन गया, एक बार पावर में स्ट्रक्चर आ गया, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ गई, देन वी कैन सॉल्व एनीथिंग विच इज देयर। बट कहीं ना कहीं जो है वो ये डिस्काउंट कर गए कि गेम में, नेगोशिएशन में खाली कांग्रेस और ब्रिटेन नहीं है, यहां पे मुस्लिम लीग भी है। लीग कह रही है ना हम ये सब होने नहीं देंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए पाकिस्तान। वो पंजाब सरकार के खिलाफ जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने लग रही। तो सिचुएशन तो बुरी है, बट एनीवे कांग्रेस इज मोर और लेस अलाइंड टू दिस कि हाँ चलो ठीक है फटाफट करते हैं। राइट, तो ये कहानी थी पहली एटली की स्टेटमेंट की, और इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पांस हमने समझा कि किस तरह का रिस्पांस। ना बढ़ते हैं आजादी की तरफ बढ़ते हैं कि हाँ हम किस तरह से आजादी हमने पाई। तो माहौल जिस तरह का क्रिएट हो चुका है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अब एक तो अनवर्केबिलिटी,
सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ में काम नहीं कर सकते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी जा रही, राइट। एक दिक्कत यह है, और दूसरा कम्युनल राइट है। दोनों ही प्रॉब्लम है। कम्युनलाइजेशन हो चुका है, एक्सट्रीम कम्युनल फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी हैं, और ऐसे दौर में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हां कुछ सॉल्यूशन लिया जाए। तो यहां पे अब हमें कांग्रेस का स्टैंड दिखाई देगा, राइट। कांग्रेस का हमें स्टैंड दिखाई देगा कि बिकॉज देयर आर कम्युनल राइट्स, बिकॉज देयर इज लाइक कि साथ में काम नहीं हो सकता है, तो कम्युनल राइट्स भी हैं, साथ में काम भी नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ यहां पे सॉल्यूशन लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगेन इसी के और डेप्थ में जाए अगर हम, तो हम बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाल में अब थोड़ा सिचुएशन काफी हाथ से निकल रही है, बंगाल और पंजाब में। नाउ देयर आर हिंदू एंड सिख कम्युनल ग्रुप्स जो कि अपनी डिमांड रख रहे हैं कि हां कल को अगर पंजाब अलग होगा तो सिख कम्युनिटी का क्या होगा, कल को अगर बंगाल अलग होगा तो हिंदू कम्युनिटी का क्या होगा। तो बंगाल और पंजाब, नाउ अदर कम्युनिटीज आर ऑल्सो वरिड कि हां क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर कोई ग्रुपिंग हुई एज पर दी कैबिनेट मिशन, कि अगर ग्रुपिंग हुई, बंटवारा तो बहुत दूर की बात है, अगर ग्रुपिंग हुई और ऐसा करके कोई ग्रुप बन गया, ऐसा करके कोई ग्रुप बन गया, तो इसमें यहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है उनका क्या होगा, और यहां पर जो पंजाब बटेगा सिख कम्युनिटी का क्या होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों ही जगह दोनों ही कम्युनिटीज अच्छे खासे नंबर्स में, तो दे आर ऑल्सो वरिड, राइट। जैसे कि यहीं पे आपकी हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा इज मोर और लेस आस्किंग कि हाँ एक हिंदू प्रोविंस आपका अलग होना चाहिए बंगाल में, राइट। तो हिंदू महासभा में कुछ इस तरह की बातें भी हो रही, तो सिचुएशन बिगड़ रही है। ऑलरेडी पार्टीशन हमें दिख रहा है कि अब जो है बहुत दूर नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनली चीजें क्या हो रही हैं, कम्युनलाइज हो रही हैं। दोनों कम्युनिटीज अपना एक्सप्रेशन जो है क्लियर करने की यहां पे कोशिश कर रही हैं। तो नाउ अगेन let's get back to the timeline. So we'll realize कि by March 10 we have one statement from Nehru जो कि कहते हैं कि हाँ जो क्रिप्स ऑफर था, जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन जिसमें सिर्फ ग्रुपिंग की बात हो रही है, इज ओके, वी कैन गो अहेड विद कैबिनेट मिशन जिसमें ग्रुपिंग है, तो ही इज ओके विद द ग्रुपिंग वाला पार्ट। दो अब उनको पता है कि जो ग्रुपिंग है वो कंपलसरी है, ऐसा कोई जो है ऑप्शन नहीं है कि कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल बंगाल या फिर लेट्स से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या फिर असम कहेगा कि हम इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, राइट। ईस्टर्न बंगाल वाले ग्रुप का हम पार्ट नहीं बनेंगे, ऐसा असम को कोई हक नहीं। ये सब जानते हुए भी नाउ नेहरू का स्टेटमेंट ये है कि हाँ कैबिनेट मिशन इज फाइन, यानी ही इज ओके विद द ग्रुपिंग, राइट है ना, कि यहीं पे हमें दिख रहा है कि ही इज ओके विद द ग्रुपिंग इज फाइन। दूसरी तरफ कांग्रेस की मीटिंग वगैरह हुई, राइट, अप्रैल में कुछ कांग्रेस की मीटिंग हुई, और कांग्रेस की मीटिंग में उन्होंने भी समझा कि हाँ ये पाकिस्तान जो है दिस इज इनएविटेबल। तो यू विल फाइंड कि यहां पर अगले ही महीने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है अप्रैल में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है फ्रॉम कृपलानी, जेबी कृपलानी इस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और कांग्रेस का प्रेसिडेंट या फिर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है कहीं ना कहीं दे आर अलाइंड कि हाँ भाई पार्टीशन अगर होना चाहिए तो बहुत ही फेयर मैनर में होना चाहिए, कि हाँ पार्टीशन इन फेयर मैनर, कि पंजाब और बंगाल अगर पार्टीशन हो रहे हैं तो इट शुड बी वेरी वेरी फेयर, सोच समझ के हर कम्युनिटी का अपना एक्सप्रेशन, हर कम्युनिटी का अपना हक मेंटेन्ड रहना चाहिए, ऐसा यहां पे हर कोई चाह रहा है। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग इज कि क्योंकि सिचुएशन अब काफी बिगड़ चुकी है, तो इवन मुस्लिम्स वांट कि हाँ पंजाब में हमारा जो सिख है या फिर हिंदू कम्युनिटी, दे वर आल्सो वरीड कि हमारा यहाँ पे या पार्टीशन के बाद क्या होगा, सेम इज इन बंगाल, राइट। सो नाउ तो हमने देखा कि नेहरू भी इस बात के लिए एग्री कर रहे हैं कि हाँ एक्सेप्टेबल है, प्लस अप्रैल में जो है जेबी कृपलानी का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है, हु इज द हेड ऑफ द प्रेसिडेंट, हु इज द हेड ऑफ द कांग्रेस राइट नाउ। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल इस बंटवारे को एक्सेप्ट कर रही है, राइट है ना, कि इस बंटवारे को अप्रैल तक आते आते कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया है। पहली बात तो ये समझ ले रहा है ना, कि अब यहां पे अब और फाइट नहीं रही, अब और जो है लड़ाई नहीं रही कि हाँ पार्टीशन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि और कोई ऑप्शन यहां पे निकल नहीं रहा है। इट इज मोर लाइक अ डेडलॉक, कि और कोई ऑप्शन यहां पे है नहीं।
अब ऐसे में माउंट बेटन आ चुके हैं। तो माउंट बेटन इज मोर लाइक जो है आग में घी का काम, कि हाँ वैसे ही सिचुएशन खराब है, कम्युनल है, प्लस माउंट बेटन बहुत जल्दी में, बहुत हड़बड़ी में, कि हाँ फटाफट सॉल्व किया जाए। अब सोचो इनके पास टाइम इनको अच्छा खासा दिया गया, इनको अक्टूबर तक का टाइम कुछ दिया गया है कि अक्टूबर तक पहले नेगोशिएट करो, फिगर आउट करो कि हाँ जो है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ही हैज टाइम टिल अक्टूबर, राइट। बट और साथ ही साथ इनको बहुत सारी पावर भी दी गई है कि ऑन द स्पॉट आप डिसीजन ले सकते हैं। पिछले वाइसरॉय को इतनी पावर नहीं थी, लेकिन माउंट बेटन को स्पेशली इंडिया ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए भेजा गया। इनको बोला गया है कि हाँ कोई ऐसी जरूरत पड़े, कोई चीज यहां पे फेरबदल करनी हो, मोर और लेस आप खुद ही डिसाइड करके हमको बता सकते हैं, या फिर आप डिसीजन ले सकते हैं, चीजों को ऑन द स्पॉट सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक्निकली ही इज मच मोर पावरफुल, राइट, ही इज मच मोर पावरफुल देन दी वेवल, राइट। पिछले वाइसरॉय से अगर हम कंपेयर करें तो ही हैज लॉट ऑफ यू कैन से पावर। एंड नाउ ही इज रियलाइजिंग कि यहां पे कम्युनिटी जो है ये आपस में बात बन नहीं रही, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी सेम पेज पे आ नहीं रही। यहां पर ही शुड हैव माइट हैव यू नो फाइट कि हाँ हम पार्टीशन नहीं करेंगे, यूनिटी मेंटेन करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां पे वो जो नोटिस कर रहा है कि कांग्रेस की डिमांड क्या है। कांग्रेस की डिमांड है मैक्सिमम यूनिटी, यानी पाकिस्तान जितना छोटा से छोटा बन सकता है और बाकी इंडिया को अगर यूनाइटेड रखा जा सकता है, दिस इज समथिंग व्हाट कांग्रेस वांट्स। और मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? मुस्लिम लीग को चाहिए पार्टीशन। बात समझ आ रही है? तो यहां पे माउंट बेटन के सामने जो सवाल है, माउंट बेटन को दिख रहा है कि इस नेगोशिएशन में माउंट बेटन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिटिश को, और ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग को चाहिए पार्टीशन, और कांग्रेस को चाहिए कि हां पार्टीशन अगर करना ही पड़ रहा है तो ठीक है, इट इज फाइन, फेयर होना चाहिए, मैक्सिमम यूनिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट जिसको आप कह रहे हैं कि हां आप आजाद कर देंगे, प्रिंसली स्टेट शुड ज्वाइन इंडिया, अगर वो इंडियन टेरिटरी में है, या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करे ना ज्वाइन करे, कांग्रेस को उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन अगर जो प्रिंसली स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट किसी भी तरीके से जो है वो फ्रीडम की तरफ नहीं जा सकते। क्या आप बोलिए आज से ये आजाद है, फ्री है, ये नहीं जा सकते। तो माउंट बेटन देखेंगे कि हाँ ये दोनों पार्टीज की जो डिमांड है, इसको कहीं ना कहीं मैं दोनों को हैंडल कर सकता हूं और दोनों की बातें मान सकता हूं। अगर मैं इनका पार्टीशन मान लूं, कह दूं कि हाँ ये ठीक है, राइट है ना, इट इज फाइन, तो इसके साथ अगर कांग्रेस की सारी बातें मान ली जाए तो बात बन सकती है। उनको ये एक मध्यम मार्ग दिखाई दिया, राइट, उनको बीच का रास्ता दिखाई दिया। इन्होंने ना इनको काउंटर किया कि हाँ ऐसा नहीं ऐसे होगा, ना ही इनको काउंटर किया, दोनों को ही काउंटर नहीं करेंगे क्योंकि वो है जल्दबाजी में, राइट, उनको वापस जाना है, उनका कोई प्रमोशन वगैरह पेंडिंग है, तो ही इज लाइक कि हाँ मुझे जल्दी से रिहा करो। तो दो ही हैज टाइम टिल अक्टूबर तक का समय है, अच्छा खासा समय था इनके पास। देखो आजादी अगर अगस्त 15 को ना आके 2 महीने बाद भी आती, लेकिन सोचो अगर पार्टीशन ना होता, या फिर सोचो पार्टीशन बेटर होता और ज्यादा थॉट प्रोसेस के बाद होता और ज्यादा बेटर स्ट्रक्चरिंग के बाद होता, तो शायद हमें इतना दर्द आज नहीं हो रहा होता, राइट है ना। लेकिन ये पता नहीं क्यों इतनी हड़बड़ी में है कि हाँ ये कहेंगे कि अरे अक्टूबर तक क्यों रुकना है, अभी जून में ही प्लान ले लो। तो ये 3 जून में अपना पूरा कागज वागज लेके खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई ये लो प्लान, रेडी है प्लान। तो बिल्कुल सीधा रास्ता, ज्यादा किसी से इन्होंने नेगोशिएट वगैरह किया नहीं, एंड ही ब्रॉट वन प्लान विच इज जून 3 प्लान। है ना, जून 3 प्लान, जून प्लान भी बोलते हैं, माउंट बेटन प्लान भी बोलते हैं। तो वी हैव माउंट बेटन प्लान ऑन जून 3 ऑलरेडी रेडी, है ना। आप समझते हैं कि हाँ भाई क्या प्लान लेकर आइए। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसको आगे लेके चलते हैं, हम बात कर रहे हैं माउंट बेटन की। माउंट बेटन, राइट, हमने समझा कि हाँ जो है फ्रीडम विद पार्टीशन, दिस इज समथिंग ही इज प्रेजेंटिंग, राइट। अब इसमें एक प्लान से पहले एक और बात समझो कि इवन माउंट बेटन इसके पहले इंडिया आए, एक और आइडिया सरफेस कर रहा था, विच वॉज बाय वीपी मेनन। वीपी मेनन का आइडिया था
कि देखो आजादी देने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर करने के लिए यू नीड टू हैव सम सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको आप करेंगे ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है? अभी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी हमको बहुत सारा काम है, हमको पार्टीशन करना है, राइट। पार्टीशन के बाद उसमें संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, या चलो उसके पहले ही बन जाएगी। उसके बाद उसमें इलेक्शंस होंगे, उसके बाद उसमें कोई हेड बनेगा, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, और गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्त, इतना समय है? माउंटबेटन तो जल्दी में है, राइट, इतना समय ही नहीं है। तो ऐसे में कह रहे हैं कि एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है साहब डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, आइए इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं कि अब तक हम क्या कह रहे थे? अब तक हम कह रहे थे कि भाई इंडिया ऑलरेडी ब्रिटेन के रूल के अंडर है, ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से यहां पे वाइसरॉय की यहां पे अपनी एक सरकार है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, और प्रोविंसेस में सरकार। ये सब तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही था, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वो कह रहे हैं कि हाँ, लेट्स गो विद वन थिंग, ट्रांसफर ऑफ पावर या आजादी की बजाय लेट्स डू वन थिंग, कि हम यहां पे इनको कह दें कि आज से आपके पास है डोमिनियन स्टेटस। आजाद नहीं, आप डोमिनियन स्टेटस है आपके पास। और डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब कि हाँ, ये जो है देश है, ये चाहे तो अपना रिलेशनशिप खुद डिसाइड कर सकता है, जिसमें यानी कि एक वाइसरॉय रह जाएगा, राइट, है ना, वाइसरॉय की पोजीशन रहेगी, बट फिर भी ये सारे लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ब्रिटेन के साथ क्या करना है, क्या हम ब्रिटेन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। एंड दिस इज हाउ, जिसमें ये कनेक्शन अभी टूटा नहीं है, तो हम जो पार्ट बन जाएंगे कॉमनवेल्थ का, राइट। तो हमारे पास राइट है, ये जो है ये हक है हमारे पास कि हम इसका पार्ट बने रह सकते हैं और हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो यहां से इंडिपेंडेंट होने का हमारे पास हक है। यहां पे ब्रिटेन का हमारे ऊपर कोई से ऐसा होगा नहीं, मतलब है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रिटेन हमारे ऊपर हमें कुछ बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बॉडी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट या ऑटोनॉमस यूनिट बन जाएगी। दिस विल बी एन ऑटोनॉमस यूनिट, जिसमें अपना ये फ्यूचर कोर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि हमको फ्रीडम करना है, फ्रीडम कर लो। इनको लगता है कि हमें अपना संविधान के हिसाब से रिपब्लिक बनाना है, तो रिपब्लिक बना लो। जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, राइट। ये सारा हक आपको एग्जिस्ट करता है। ये करने के लिए रियल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, किसी सरकार, किसी समथिंग की जरूरत नहीं है। दिस इज अ शॉर्टकट। तो यहां पे माउंटबेटन प्लान, तो नाउ लेट्स कम बैक टू माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान क्या कहेगा? तो माउंटबेटन कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा आइडिया है सर। तो सबसे बात करने के बाद माउंटबेटन लेकर आए प्लान, राइट। इसके पहले इन्होंने एक प्लान दिया था विच वॉज प्लान बाल्कन। लेट मी टेल यू अबाउट प्लान बाल्कन। पहला प्लान इनका प्लान बाल्कन। पहला प्लान जो है ये भी कहीं मई के आसपास इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई जो पावर है एज पर प्लान बाल्कन, हम पावर दे देंगे, सेपरेट प्रोविंसेस को पावर दे देंगे, सेपरेट प्रोविंसेस। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो अब जो है उनमें पैरामाउंसी लैप्स हो जाएगी, तो टेक्निकली वो फ्री हो जाएंगे। तो वो फ्री हो जाएंगे। तो इस तरह का इन्होंने पहला प्लान दिया। दिस इज समवेयर बिटवीन मई एंड जून, कि जो पावर है वो सेपरेट प्रोविंसेस के पास चली जाएगी और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी सारे फ्री हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपका यूपी फ्री है, आपका जो है बॉम्बे फ्री है, मद्रास फ्री है। और उसके बाद इसके बाद जो है जिसको इंडिया ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर सकता है। आप भी ज्वाइन कर लो, है ना। तो टेक्निकली प्रिंसली स्टेट जिन्हें इंडिया ज्वाइन करना है और इस तरीके से प्रोविंसेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हम बाद में इंडिया बनाएंगे,
राइट है ना, जिसको बनाना है वो इंडिया इस तरीके से बना सकता है। प्लस इसमें एक और बात इन्होंने कही कि जो बंगाल और पंजाब है, क्योंकि बंगाल और पंजाब को हम आजाद नहीं कर सकते प्रोविंसेस को, इसमें पार्टीशन अगर लोग मानते हैं, लोग कहते हैं कि पार्टीशन कर दो, तो पहले पार्टीशन कर देंगे, राइट, और फिर जो है सबको आजाद कर देंगे, और फिर जिसको इंडिया ज्वाइन करना है इंडिया ज्वाइन कर दे, जिसको पाकिस्तान ज्वाइन करना है पाकिस्तान ज्वाइन कर दे। दिस वॉज द फर्स्ट प्लान विच ही हैज ऑफर्ड। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल इसके खिलाफ थी, स्पेशली नेहरू वाज लाइक कि ये तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये कुछ भी हो जाए, राइट, दिस इज नॉट समथिंग विच वी एक्सपेक्ट, हमें क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए, मैक्सिमम यूनिटी चाहिए। तो दिस फर्स्ट प्लान वाज रिजेक्टेड, दिस वाज प्लान बाल्कन। जिसके बाद उन्होंने कहा ठीक है चलो दूसरी एक स्कीम सुनो, तो जिसके तहत वो लेकर आए अपना जून 3 प्लान, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जून 3 प्लान के तहत ये कह रहे हैं कि जून 3 प्लान के तहत कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, पहले बंगाल और पंजाब, सबसे पहले सवाल इन्हीं का है कि पार्टीशन होना है नहीं होना है। ये सवाल जो है बंगाल और पंजाब का है। बंगाल और पंजाब में जो हिंदू हैं उनसे वोटिंग करवा लो, जो मुस्लिम्स हैं उनसे अलग वोटिंग करवा लो, राइट, दोनों से अलग अलग वोटिंग करवा लो, सेपरेट वोटिंग करा लो, दोनों को सेपरेट डिसीजन लेना है। एंड दिस डिसीजन हैज टू बी बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। और अगर ये कह दें हाँ, तो इन दैट केस, राइट, अगर ये भी कह दे हाँ, कोई भी कह दे हाँ, आइदर कोई हाँ कह दे, तो फिर पार्टीशन कर दो भाई, फिर झगड़ा मत करो, बंटवारा कर दो। तो डिसीजन लोगों के पास है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का डिसीजन नहीं है, लोगों के पास है। अगर लोग कहते हैं, दोनों कम्युनिटी में से कोई भी अगर कह दे कि हाँ पार्टीशन होना है, तो पार्टीशन होना है भाई, लोगों की ही डिमांड है, लोग ही कह रहे हैं कि पार्टीशन होना है, तो क्या ही करना है उसमें, तो पार्टीशन वहां पे हो जाना चाहिए। नाउ अगर पार्टीशन के लिए हम एग्री कर गए, इन दैट केस देयर विल बी 2 डोमिनियंस। जब भी हमने समझा कि डोमिनियन स्टेटस, तो देयर विल बी 2 डोमिनियंस, एक होगा इंडिया और एक होगा पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, इस तरह के हम 2 अलग अलग डोमिनियन क्रिएट कर देंगे। तो कहने का मतलब कि भाई जो है एक प्रोविंस आपका क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से, और एक प्रोविंस आपका क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से। ये कहलाएगा ईस्ट पाकिस्तान और ये वाला कहलाएगा वेस्ट पाकिस्तान। अब अगेन आप कहेंगे सर ये तो खाली आपने पंजाब में वोटिंग कराई थी, है ना, कि हाँ पंजाब ने भी कह दिया कि हमको अलग होना है और बंगाल ने भी कह दिया कि हमको अलग होना है, राइट, बंगाल ने भी अगर कह दिया कि हमको अलग होना है, तो हाँ भाई एक आपका इंडियन प्रोविंस क्रिएट हो जाएगा विच इज वेस्ट बंगाल, और एक आपका ईस्टर्न बंगाल और बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेजर डिसीजन होंगे। और इसके बाद ये 2 देश जो हैं, दोनों क्या हैं, दोनों डोमिनियन स्टेटस अलग अलग होंगे, डोमिनियन क्रिएट होंगे। देन नेक्स्ट, दोनों ही देशों के अपने क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। तो दोनों ही देशों के, दोनों ही डोमिनियन के गवर्नर जनरल होगा, और दोनों ही देशों की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। या कि दोनों देशों में कि हाँ एक गवर्नर जनरल यहां भी होगा, इनका अपना गवर्नर जनरल प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इनका अपना गवर्नर जनरल प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिस इज वन थिंग कि हम 2 डोमिनियन इस तरीके से क्रिएट करेंगे ना। बाकी के जो स्टेट्स हैं, राइट है ना, बाकी के जो स्टेट्स होंगे वो भी अपना डिसीजन देंगे इसमें। इट इज नॉट लाइक कि खाली बंगाल और पंजाब, बाकी के स्टेट्स भी अपना डिसीजन देंगे। फॉर एग्जांपल सिंध से पूछा जाएगा, राइट, सिंध कि हाँ भाई आप किस साइड रहेंगे, तो सिंध भी ऑब्वियसली वी नो कि हाँ जो अगर पाकिस्तान में है तो सिंध भी कहेगा कि हाँ ठीक है हम पाकिस्तान में रहेंगे, तो सिंध ऐसा वोट करेगा। प्लस सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, इससे पूछा जाएगा किस साइड रहोगे,
अब यहां पे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कहेगी, और यहां भी जनता क्या वोट करेगी कि हम किधर रहेंगे, हम पाकिस्तान की साइड रहेंगे। तो NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये भी यही जो है ज्वाइन करेगी। प्लस प्लस तो सेम इज फॉर बलूचिस्तान। तो दिस इज हाउ बाकी लोगों से भी पूछा गया, बाकी लोगों ने भी कहा कि हाँ 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 हमें पाकिस्तान चाहिए। तो टेक्निकली लोगों ने डिसीजन लिया। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट ऑन द पॉलिटिकल लाइंस ओनली, खाली पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड नहीं कर रही, लोगों से पूछा गया, लोगों ने कहा हाँ कि हमें जो है पार्टीशन चाहिए, हमें एक सेपरेट प्रोविंस चाहिए। ऑल दीज डिसीजंस वर, ऑल दीज वोटिंग्स वर डन। अब कुछ और भी सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम यूनिटी की डिमांड करी थी कांग्रेस ने। तो अब अगला सवाल जो उठा कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट क्या आजाद हो जाएंगे? तो एज पर द डिमांड ऑफ द कांग्रेस, उन्हें या तो इंडिया ज्वाइन करना है या फिर पाकिस्तान ज्वाइन करना है, और फ्रीडम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, उन्हें दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब इसमें एक स्पेशल डिमांड है हैदराबाद की। हैदराबाद कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है पाकिस्तान ज्वाइन करने में, बट माउंटबेटन ने वादा किया कि नहीं, हैदराबाद हैज टू ज्वाइन इंडिया। तो फ्रीडम ऑफ हैदराबाद या फिर जो है उसका ज्वाइनिंग ऑफ पाकिस्तान, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो हैदराबाद विल बी ज्वाइनिंग इंडिया, नॉट पाकिस्तान। प्लस एक और प्रोविंस है सिलहट। तो बंगाल में एक सिलहट भी जगह है, सिलहट में भी वोटिंग होगी, और ये भी कहेगा कि हमको ज्वाइन करना है ईस्ट पाकिस्तान। सो दिस इज लाइक कि हाँ ये सोचा समझा पूरा जो है डिस्कशन है कि हाँ ये जो है हम इस तरीके से करेंगे। प्लस ये काम करने के लिए जब पार्टीशन होना ही है, तो देन फॉर दिस वी विल हैव 2 बाउंड्री कमीशंस, एक बाउंड्री कमीशन यहां पे के लिए, एक बाउंड्री कमीशन यहां के लिए। तो वी विल हैव 2 बाउंड्री कमीशन, एंड दिस इज अंडर सर रैडक्लिफ। तो रैडक्लिफ को बुलाया जाएगा जब अभी जो है माउंटबेटन प्लान जब एक्सेप्ट हो जाएगा, तो रैडक्लिफ को बुलाया जाएगा और इनको कुछ 6 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा कि फटाफट बताइए कि कहां पे कैसे बाउंड्री होगी, राइट है ना। तो खैर उस पर बाद में आते हैं, बट हाँ, तो यू विल रियलाइज कि दिस इज द होल प्लान, जून 3 प्लान, कि इस तरीके से हमको क्या होगा, हमारी आजादी होगी। तो हमने समझा कि यहाँ पे 2 बाउंड्री कमीशन की बात भी हो रही है, और यहां पे डेट भी बताई जा रही है कि हाँ 15 अगस्त तक हम लोग आजादी पा लेंगे। तो दिस वाज द जून 3 प्लान जो कि माउंटबेटन ने प्रेजेंट किया। अगेन उनकी हड़बड़ी है, इतनी जल्दी क्या है भाई, राइट। अगस्त की डेट आपने क्यों ली, आप और पीछे की डेट ले सकते थे। अगेन आप कहेंगे सर हमें आजादी देर में मिलती, अगेन पॉइंट इज कि आजादी देर में मिलती, जल्दी मिलती, 1 महीने बाद मिलती, 2 महीने बाद मिलती, बट द पॉइंट इज कि ये जो प्रोसेस, ये जो इतना बड़ा प्रोसेस हम उठा रहे हैं, दिस टेक्स टाइम, राइट है ना। कि अगर आपको इलेक्शंस कराने हैं, आपको पार्टीशन करना है, बाउंड्री सेटअप करनी है, 2 देशों का विभाजन करना है, राइट, यहां पे पूरी बाउंड्री बनानी है, दिस टेक्स टाइम, है ना। मे बी 3 महीना 4 महीना कुछ तो ऐसा टाइम लगेगा। इट कैन नॉट बी लाइक कि ओवरनाइट कर दिया, हफ्तों में कर दिया, राइट। हफ्तों में कोई स्कीम लॉन्च नहीं हो पाती यहाँ पे, है ना। आप समझ रहे हो कि हाँ जो है दिस टेक्स टाइम, कि हाँ आप समझोगे, सर्वे करोगे, लोगों से बात करोगे, समझोगे कि कौन सी जमीन किधर है। कोई ऐसा तो नहीं रह जाएगा कि हाँ वो कहेगा कि हाँ मैं इंडिया को ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन बाउंड्री के बाद जो है उस पार पड़ रहा है। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, बट ये सब किसी ने नहीं सोचा, और यहाँ पे फटाफट करने की बात हो रही। नाउ कमिंग बैक टू द टाइमलाइन, so this was the June 3rd plan. तो जून 3 का हमने प्लान समझा कि हाँ ये प्लान क्या है, और फटाफट ये उधर जाके रेटिफाई भी हो गया। तो बाय जुलाई 18 तो ये प्लान गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में फटाफट इसको जो है जुलाई 5 तक समवेयर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हाँ बहुत बढ़िया, राइट, सॉल्यूशन मिल गया है। और जुलाई 18 तक इसको रॉयल एसेंट, यानी कि हमारे राजा ने भी कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, राइट, वहां के क्राउन ने भी कह दिया कि हाँ ओके लेट्स गो अहेड। तो नाउ दिस इज लाइक कि नाउ दिस इज डन, सॉर्टेड, कि हाँ हमें बस इसी प्लान को एग्जीक्यूट करना है। जून 3 में हम समझ रहे हैं, जुलाई 18 तक हम समझ रहे हैं कि हाँ जो है अब इसी प्लान को बस एग्जीक्यूट कर दो। दिस विल बिकम व्हाट, एसेंट के बाद दिस बिकेम योर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, एक्ट ऑफ 1947। तो इंडिपेंडेंस का पूरा चिट्ठा रेडी हो गया है कि हाँ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू पार्टीशन, या फिर दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गिव द फ्रीडम। तो हमने समझा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाना कि पंजाब और बंगाल पहले डिसाइड करेंगे, फिर 2 डोमिनियन स्टेटस और 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऐसे डेवलप होंगी। सिंध की हमने बात करी, WFP और सिलहट की हमने बात करी, राइट। प्लस हमने बात करा कि हाँ जो है यूनिफाइड इंडिया चाहिए, तो प्रिंसली स्टेट्स कहीं से भी आज़ाद नहीं हो सकते। बंगाल इंडिपेंडेंट हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हैदराबाद का एक्सेशन पाकिस्तान को रूल्ड आउट हो गया, और फ्रीडम की बात हुई, बाउंड्री कमीशन की बात हुई। तो दिस वाज द प्लान, राइट, है ना। और बात थी कि हाँ भाई जितना जो है आप इसे छोटा बना सकते हैं, पाकिस्तान जितना भी छोटा बना सकते हैं, डिवाइड करो, बट मैक्सिमम यूनिटी आपको मेंटेन करनी है। दिस वाज द होल विजन, दिस वाज द होल इंटेंट। अब यहां पे आरसी मजूमदार, हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि जो है क्या गांधी जी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए कि हाँ जो हमें आजादी मिली, क्या ये बिकॉज ऑफ गांधी जी। चलिए इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्यों कहते हैं कि हाँ गांधी जी का जो लास्ट मूवमेंट है वो है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। बट एज पर आरसी मजूमदार, दिस इज द व्यू ऑफ अ हिस्टोरियन, एज पर द व्यू ऑफ आरसी मजूमदार, कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो टेक्निकली क्या है, इसमें गांधी जी है नहीं, ये लोगों की मूवमेंट है, पीपल्स मूवमेंट। और हम कहें कि हाँ ये डायरेक्ट फ्रीडम की तरफ हमको लेके जा रही है 1947 फ्रीडम, ऐसा कहना जो है ठीक नहीं है, राइट, है ना, कि हाँ इसकी वजह से हमको फ्रीडम मिला, ये एग्जैक्टली कहना ठीक नहीं है। गांधी जी का पिछला मूवमेंट जो हुआ है 1930s में हुआ है, लेट्स से 1934 में उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया था। टिल 1934 वी हैव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि बहुत पुरानी बात है। तो इसकी वजह से 1947 में फ्रीडम मिला, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। तो एज पर आरसी मजूमदार जो इमीडिएट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फ्रीडम के, उसके पीछे कहीं ना कहीं INA ट्रायल प्लस जो वर्ल्ड वॉर 2 है, दीज टू आर जो है रिस्पॉन्सिबल। इसमें एक और बात आप लिख सकते हैं कि हाँ एक जो है जो ग्लोबल प्रेशर है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, दिस इज मोर और लेस रिस्पॉन्सिबल, राइट, है ना। इनफैक्ट आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ ये जो तीसरा पार्ट है ना, along with these two, है ना, ये ओवरऑल मिलकर हमें आजादी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो गांधी जी के रोल को, डायरेक्ट रोल को जो है निगेट कर रहे हैं वो, कि हाँ डायरेक्ट रोल ऐसा नहीं कहा जा सकता। बट एक और बात साइड में जो है हम समझते हैं कि अगर ये पीपल्स मूवमेंट भी हम कह दें, राइट, मान ले कि हाँ ये पीपल्स मूवमेंट है, मान ले कि हाँ गांधी जी का रोल इसमें मिनिमम है, बट कहीं ना कहीं वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो INA ट्रायल का जो प्रेशर है वो लोगों की वजह से है, जो क्विट इंडिया का जो मूवमेंट है वो भी लोगों की वजह से है, और जो लोगों का जो नेशनलिज्म या फिर अराउजल है ये आज नहीं हुआ है। जो नेशनलिज्म का राइज है ये ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से यहीं पे हुआ है, डेफिनेटली एक लंबा समय इसके पीछे गया है, जिसमें एक बड़ा रोल है गांधी एरा का। तो अगेन दिस कैन बी डिबेटेड कि हाँ जो है कितना रोल कहा जाए, कितना रोल ना कहा जाए, बट अगर लोग जागे हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, राइट, नेशनलिज्म जगह है, तो ठीक है, माना कि देयर आर जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज एटसेट्रा जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बट एज अ फ्रीडम फाइटर या फिर एज अ पीपल विल सी कि कहीं ना कहीं ये जो भावना आई है कि हाँ हमें लड़ाई करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया है, INA ट्रायल में सब लोग इतना एक्साइटेड हैं, तो इसके पीछे वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट कि हाँ गांधी जी का बड़ा रोल रहा। हम ये नहीं कह रहे 100% रोल उन्हीं का है ना, उनके साथ और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बट यस एक बड़ा रोल रहा है गांधी एरा का। चलिए खैर, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल कि वाई कांग्रेस एक्सेप्टेड डोमिनियन स्टेटस। अब इसमें देखो कि कांग्रेस अगर एक्सेप्ट कर रही है डोमिनियन स्टेटस, फिर से वही ट्रायंगल बनाते हैं, ब्रिटेन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस, अगर सवाल उठता है कि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस पे हां क्यों कहा, हमें याद आ रहा है कि हमने डोमिनियन स्टेटस को हां करना मना कर दिया था आफ्टर लाहौर रेजोल्यूशन 1929 लाहौर सेशन। हमने वहां पे एक शपथ खाई थी कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज ही पाएंगे, है ना, पूरी आजादी ही पाएंगे, है ना। डोमिनियन स्टेटस की बात हम लोग निगेट कर देते थे, बट अचानक से यहां पे कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस को एग्री किया। रीजन कि वी नो कि इसके बाद वी हैव राइट टू सिसीड।
हम यहां पे आजाद हो सकते हैं। ये डोमिनेंट स्टेटस खाली दिखाने का है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने पास है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हम लोग अपना संविधान बना लेंगे, सरकार बना लेंगे, और उसके बाद जो भी बनना है हमको, जैसे भी सरकार बनेगी, हम लोग यहां से सीड हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। प्लस प्लस कांग्रेस ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि कम्युनलिज्म काफी पीक पे है, राइट है ना, और राइट्स वगैरह जो हैं वो अब कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि देयर इज डेडलॉक, अर्जेंसी है, और जितनी जल्दी इस डेडलॉक से निकल दिया जाए उतना अच्छा होगा। ना डोमिनेंट स्टेटस, मुस्लिम लीग, अगेन सेम बात, किनको पता है कि आजाद हो सकते हैं, तो इनको इनडायरेक्टली पार्टीशन मिल ही रहा है, तो व्हाई नॉट, राइट, बिल्कुल है ना। तो उसमें सोचना ही नहीं, अगला स्टेटमेंट सोचना ही नहीं कि हाँ क्यों नहीं। ब्रिटेन क्या सोच रहा है? ब्रिटेन ये सोच रहा है कि इस तरीके से हम अपने कॉमनवेल्थ में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को जोड़ देंगे। आजाद होने के बाद भी भले हम इनको गवर्न नहीं कर सकते, बट आजाद होने के बाद भी हमारे कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे, हमसे कनेक्टेड रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। दिस विल बी सुपर हेल्पफुल इन जियोपॉलिटिक्स, कि हम मान लो वैसे कमजोर हो गए, राइट है, वैसे हम लोग भले कमजोर हो गए हों, लेकिन अब क्या है कि जियोपॉलिटिक्स में हमको हेल्प करेगा अगर ऐसे बहुत सारे देश हमारे सपोर्ट में, राइट, हमारे अपने हमको मानते हैं, तो कॉमनवेल्थ का अगर आप पार्ट बने रहे, प्रोवाइडेड यूड नेवर बिकम रिपब्लिक। अगर आप रिपब्लिक बन गए तो आप कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं रहेंगे, ऐसा इनिशियल शर्त थी, बाद में नहीं रहेगी, बट हाँ इनिशियल शर्त यह है कि आप रिपब्लिक नहीं बनेंगे। तो इन दैट केस इंडिया और पाकिस्तान मुझसे जुड़े रहेंगे, ब्रिटेन से जुड़े रहेंगे, और हमको जियोपॉलिटिक्स में हर जगह हेल्प करेंगे। प्लस इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस, इंडिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, प्लस उधार बन चुका है इंडिया का ब्रिटेन के ऊपर, राइट है ना, इंडिया के पैसे जो है चढ़े हुए ब्रिटेन के ऊपर। तो हर तरीके से कॉमनवेल्थ में होना हमारे लिए अच्छा है। तो ये समझो कि हाँ एक शॉट इन द डार्क है कि अगर हमसे जुड़े रह गए तो अच्छा होगा, अगर डोमिनियन ही रह गए तो अच्छा होगा, कि अगर हम इसको डोमिनियन स्टेटस दे दें और ये लोग डोमिनियन ही बने रहें, हमसे जुड़े रहें, तो क्या बात है, अपनी खुशी से अगर हमसे जुड़े रहे तो अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कहीं ना कहीं ब्रिटेन एक फाइनल होप जो है ब्रिटेन को यहां पे एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज द रीजन कि ब्रिटेन वांट्स कि हाँ चलो कॉमनवेल्थ का पार्ट बना रहेंगे और डोमिनियन स्टेटस इन लोगों को दे दो। तो हर किसी का अपना क्या है, अपना कुछ ना कुछ जो है वेस्टेड इंटरेस्ट है। इनको कॉमनवेल्थ दिख रहा है, प्लस दोनों पार्टीज जो हैं उनको दिख रहा है कि क्विक ट्रांसफर ऑफ पावर जरूरी है, कम्युनल राइट्स वगैरह हो रहे हैं, तो इससे हम निकल सकते हैं। मुस्लिम लीग को पार्टीशन दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, तो व्हाई नॉट, एंड दैट इज द रीजन एवरीबडी इज अलाइंड टू दिस। अब अगला सवाल उठता है कि भाई जो है अर्ली डेट क्यों, राइट है ना, कि रैशनल फॉर द अर्ली डेट। अभी जो हम बात कर रहे थे 15 अगस्त 1947, ये जल्दी हो रही है ना, 15 अगस्त 1947 ये जल्दी हो रही है। थोड़ा सा डिले कर सकते थे भाई, इतना बड़ा देश बांट रहे हो आप, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो थोड़ा सा यहां पे हम लोग क्या कर सकते थे, थोड़ा सा वेट कर सकते थे, इसको अच्छे से कर सकते थे, है ना, इसमें हड़बड़ाहट की जरूरत शायद नहीं थी। नाउ अगेन जो है मोर और लेस वी हैव डिस्कस दिस, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्रिटिश जो है चाहता है कि लोग फटाफट एग्री कर जाए, हाँ बोल दियो जल्दी, है ना। तो ये थोड़ा सा टैक्टिक्स है नेगोशिएशन की, कि नेगोशिएशन में अगर आप टाइम बाउंड कर दें, आपको लगे कि जल्दी से डिसीजन लेना होगा वरना ये ट्रेन छूट जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, तो फिर आप क्या है, आप फटाफट कॉल ले लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है। जैसे कि मान लो ट्रेन में आप बैठे हो और सामने वाला जो है आपको लेट से जो है ककड़ी बेच रहा है, और आप बोलो कि हम 5 रुपए देंगे, कह रहा है 10 रुपए, हम कह रहे 5 रुपए नहीं देंगे। अब उसे पता है ट्रेन चली जाएगी और ये जो ककड़ी बिक रही है बिकेगी नहीं, राइट है ना, तो वो कहेगा चलो ठीक है ले लीजिए, है ना। ऐसा होता है, मार्केट में भी होता है, मंडी में जाते हो आप नेगोशिएट करने, है ना, तो आप दुकान से आगे बढ़ने लगते हो, तो कहता अच्छा ले लीजिए 35 में ले लीजिए, राइट, आपने जो है वो 40 बोल रहा होता है, जैसे ही आप आगे बढ़ने लगते हैं कहता अच्छा ले लीजिए 35 में ले लीजिए, तो रेट कम कर देता है। तो नेगोशिएशन में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएशन में अगर आपके पास समय बहुत है कि हाँ हम थोड़ा सा और घुमा सकते हैं, तो देन यू डिले योर डिसीजन कि हाँ चलो आगे देखेंगे। लेकिन अगर टाइम कम हो जाए तो फटाफट कॉल होने लगते हैं। तो ये जो टाइम की स्ट्रैटेजी है नेगोशिएशन में, यही स्ट्रैटेजी है। तो ये लोग फटाफट कर रहे हैं कि कोई पलट ना जाए इसके बाद, अभी डोमिनेंट स्टेटस को हाँ बोल दिया है, बस इसी समय पकड़ा दो, निकलो यहां से, दैट इज द होल थिंग। तो नाउ तो दे वांट कि हाँ एक तो डोमिनेंट स्टेटस ये लोग हाँ बोल दें, दूसरा सिचुएशन यहां पे खराब हो रही, जल्दी यहां से निकलो, राइट, जल्दी से जो है इसको जो है इंप्लीमेंट किया जाए। तो नाउ तो अब फटाफट काम होना चालू होगा यहां से। तो यहां से आप देखो कि जल्दी से क्या कराया जाएगा, जल्दी से जो है बंगाल और पंजाब में कराए जाएंगे इलेक्शंस,
लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह से पूछा जाएगा कि क्या चाहते हो, कहेंगे हम पाकिस्तान चाहते हैं, पार्टीशन चाहते हैं। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल दोनों क्या, ईस्ट बंगाल और वेस्ट पंजाब दोनों ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान, राइट। वेस्ट बंगाल और ईस्ट पंजाब किधर ज्वाइन कर लेंगे, इंडिया की तरफ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये जो मेन दो लोग थे जिन्हें डिसाइड करना था, इनके लेजिस्लेचर ने डिसाइड कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, पार्टीशन इज ओके, पार्टीशन हमको मंजूर है। तो ये पहला स्टेप यहां पे हो चुका है। फिर बाकी की वोटिंग करा ली जो मैंने बताया आपको। तो सिलहट ने भी कहा हाँ भाई ठीक है। बाउंड्री कमीशंस, 2 बाउंड्री कमीशंस रैडक्लिफ को बुलाया गया कि हाँ भाई 6 हफ्ते का कुछ टाइम दिया, फटाफट करो। यू अंडरस्टैंड, जुलाई 18 को तो परमिशन आई है, जुलाई 18, और ये कह रहे हैं कि हाँ अगस्त जो है 15 के पहले हमको बना देना है। अगस्त 12 तक आंसर आ जाएगा, तो 12 अगस्त तक रैडक्लिफ का अवार्ड रेडी है। तो ये क्या ही टाइम दिया इन्होंने, राइट है ना, कि हाँ कुछ टाइम एज सच हुआ नहीं। सिमिलरली NWFP हो गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, सब ने यही फेवर किया कि हम जो है पार्टीशन कर देंगे, पार्टीशन इज ओके। एंड दैट मीन्स कि वी हैव इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो लेट अस टॉक अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब ये क्या है कि भाई जून 3 प्लान का कंटिन्यूएशन है। तो इसके तहत तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वी विल सी कि फाइनली अब 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्रिएट होंगे। इनका आपस में कोई लेना देना है नहीं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। इन दोनों का अपना गवर्नर जनरल होगा, जैसा हमने पीछे जाना, और इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। या वही जून 3 प्लान के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लस दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। देखो ये बात थोड़ा ध्यान से समझो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास एक तो ये संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगी, और साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर की पावर है वो भी इसी के पास रहेगी। तो टेक्निकली ये पार्लियामेंट भी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान भी बनाएगी और ये पार्लियामेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है लेजिस्लेटिव पावर भी इसी के पास है। नाउ गवर्नर जनरल, तो फिलहाल 2 गवर्नर जनरल यहां पे बनेंगे। तो हम बोलेंगे माउंटबेटन को कि आप कंटिन्यू कर लीजिए, आप गवर्नर जनरल हैं, आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये इंडिया में कंटिन्यू करेंगे एज अ गवर्नर जनरल। पाकिस्तान में माउंटबेटन चाहते थे हम पाकिस्तान में भी कंटिन्यू कर लें, तो जिन्ना कहेंगे नहीं भाई सर कोई जरूरत नहीं है, हम बनेंगे गवर्नर जनरल। तो अब 2 गवर्नर जनरल बन रहे हैं, हमारे माउंटबेटन ही चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे 1-1.5 साल और, ये कंटिन्यू करेंगे टिल 1948 तक कंटिन्यू कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली जून 1948। और उसके बाद हम कहेंगे कि सर आप जाइए, और यहां से इसके बाद हमारे पास अपने सी राजागोपालाचारी जी वो बनेंगे हमारे गवर्नर जनरल, सी राजागोपालाचारी। खैर, तो ये तो सेंटर की बात हो गई। सेंटर में एक और बात होगी कि जब सारे लेजिस्लेटिव पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग आपकी बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑलरेडी लोकसभा राज्यसभा एग्जिस्ट करता था, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका क्या करेंगे, इसको कहेंगे कि हाँ भाई अब ये डिसॉल्व कर दी जाए। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसॉल्व कर देंगे। प्लस आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को भी कहा जाएगा कि सर आप भी डिसॉल्व है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर किसके पास आ चुकी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास आ चुकी है, और ये अब जो है कोई और बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। तो टेक्निकली दिस होल एक्ट इज बेस्ड अपॉन, कि सारी फंक्शनिंग जो होगी वो बेस्ड होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कि जैसे यहां पे बात हो रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करेगा एटसेट्रा, यही इसी तरीके से फंक्शनिंग आगे कंटिन्यू होती रहेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हम लोग चलते रहेंगे। फिर एक दिन आएगा जिस दिन हम कहेंगे कि हमारा संविधान रेडी है। तो जिस दिन भी हमारा संविधान रेडी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद हम लोग चेंज ओवर कर सकते हैं, हम फिर संविधान को फॉलो करने लगे। जब ये होगा 1950 में, तो उसके बाद हम लोग रिपब्लिक हो जाएंगे। तो 1950 में होगा ऐसा। तो दिस इज योर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, राइट। इसके तहत हम लोग क्या है, इसके तहत हम लोग आजाद हो रहे हैं, राइट। हमने देखा कि हाँ फाइनली किस तरीके से हमको फाइनल आजादी मिलेगी
अंडर दिस इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या तो ये सारी बातें हमने समझी कि हाँ भाई कौन कौन रहेगा गवर्नर जनरल, कौन नहीं रहेगा। हमने बात करी कि हाँ जो है इधर एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरी तरफ माउंटबेटन। तो इंडिया के जो गवर्नर जनरल हैं वो माउंटबेटन ही कंटिन्यू करेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, और उधर अमित जिन्ना आ जाएंगे। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो जाएगा और 15 अगस्त को फाइनली हम लोग भी आजाद हो जाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 विल बिकम फ्री। या तो बाय 15 अगस्त दिस इज द डेट ऑफ फ्रीडम, है ना। एक फेमस स्पीच है ट्राइस विद डेस्टिनी, रात को स्पीच देंगे जवाहरलाल नेहरू, दिस इज फ्रीडम। बट वी ऑल्सो नो कि हाँ 14 अगस्त को पाकिस्तान भी आजाद हो रहा है, 14 अगस्त पाकिस्तान। तो दैट मीन्स कि फ्रीडम अकेला नहीं है, फ्रीडम के साथ साथ एक और चीज हमको देखने को मिल रही है विच इज पार्टीशन। तो फ्रीडम भी है ना, इस बात की खुशी भी है, पर पार्टीशन भी है तो इस बात का गम भी है। तो दोनों ही बातें हमको यहां पे देखने को मिलेंगी। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ द अर्ली विथड्रॉल, कि हाँ जो जल्दी हुई है, हड़बड़ी हुई है, राइट, है ना, कि हाँ जो ब्रिटिशर्स ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सकते थे। सो जब डिसाइड ही हो गया था कि पार्टीशन ही करना है तो बैठ के सोचा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहां पे हमने क्या करी, हड़बड़ी करी। तो अर्ली विड्रॉवल के कुछ इश्यूज हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में आ सकता है। तो देयर आर सम इश्यूज ऑफ अर्ली विड्रॉवल, इश्यूज ऑफ अर्ली, हम जो जल्दी विड्रॉ कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा रुक गए होते, इसकी वजह से दिक्कतें बहुत सारी हों। समझो सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। तो आपको एक ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर, ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइजेशनल, ट्रांजिशनल प्रोसेसेस वगैरह बनाने चाहिए थे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो देयर इज टेक्निकली नो ट्रांजिशनल, ये कीवर्ड भी है, इसको ऐसे ही यूज करिएगा अपने मेंस आंसर में। देयर इज नो ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि जब ये पार्टीशन होगा तो हमें पता है कि अब बहुत सारे लोग यहां से मूव करेंगे इंडिया की तरफ, है ना, कि हाँ अब हमारा देश जो है, अब हमें जाना पड़ेगा, भारत की तरफ जाना पड़ेगा। रीजन कि मे बी दे आर हिंदू कम्युनिटी एंड दे बिलीव कि यहाँ पे वी आर नॉट सिक्योर, है ना, सेफ्टी यहाँ पे नहीं है, एंड इट इज बेटर इफ वी गो टू इंडिया। नॉट ओनली हिंदू कम्युनिटी बट ऑल्सो अ लॉट ऑफ सिख्स। So we'll see a movement of Hindus and Sikh. Right, same goes with the Muslim community. कि हाँ there will be movement of Muslims from here to Pakistan. A lot of people will believe कि हाँ हमें उधर चले जाना चाहिए। तो ये मूवमेंट हो रहा है। अब इस मूवमेंट में क्या हो रहा है कि दिस मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड बाय, कि हाँ ऐसी कोई अकाउंटिंग होती पहले कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, ऐसा कोई प्रोसेस सेट करते ट्रांसफर का कि कैसे जाएंगे। खाली ट्रेन चला देने से थोड़ा सॉल्व होता है, राइट, है ना। ट्रांसफर का प्रोसेस सेट करते, कोई प्रोसेस सेट करते सिक्योरिटी का। अब हुआ हमने ये देखा कि अब जो है लूटपाट होने लग गई, रेप्स होने लग गए, राइट, लोगों को रास्ते में मारने लगे, ट्रेन में कोई उस साइड जा रहा है तो उसको मार के भेज रहे हैं, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन कि हाँ ये जो है, इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ, राइट, है ना, अकाउंटिंग जो है, आपकी सिक्योरिटी, ट्रांसफर, राइट, है ना, प्लस जो है जो इधर आ रहे हैं उनके राइट्स किस तरह प्रोटेक्ट होंगे, उधर जो जा रहे हैं उनको क्या वहां पे मिलेगा, राइट, है ना। तो यहाँ पे आगे के राइट्स की बात भी होती कि अगर कोई साइड आ रहा है तो वहां की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे उसको उतना कुछ मिल रहा होता, या वहां की प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके उसको जो है कंपनसेट किया गया होता। ऑल दीज थिंग्स शुड हैव हैपेंड, बट ये तो हड़बड़ी में हो रहा है। यहां पे ओनली थिंग इंपॉर्टेंट इज ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए जल्द से जल्द। तो यहां पे एवरीबडी इज फोकसिंग ओनली ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर, बट इन सब चीजों पे कोई भी ऐसा फोकस एज सच नहीं है। तो कोई ट्रांजिशनल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब इसमें एक्चुअली सोचा था माउंटबेटन ने, माउंटबेटन सोच रहे थे कि वो बनेंगे कॉमन गवर्नर जनरल, ऐसा वो सोच रहे थे।
और ये सोच रहे थे कि एक बार मैं ही गवर्नर जनरल हूं तो जब मैं ये सारी चीजें जो स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, तो ही थॉट कि अगर मैं कॉमन गवर्नर जनरल हो गया तो मैं ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, आगे का प्रोसेस देख लूंगा, है ना, जो है ट्रांसफर वगैरह सोच लूंगा कैसे होगा क्या नहीं होगा, आर्मी कैसे बटेगी, सारी चीजें मैं फिगर आउट कर लूंगा। बट हुआ क्या कि जिन्ना ने बोला कि नहीं आप चाहिए नहीं हमको, तो जिन्ना ने इनकी सारी जो है मंसूबों पे पानी फेर दिया, तो टेक्निकली ये बने नहीं कॉमन गवर्नर जनरल। एंड देन जो शायद ये सपने में सोच रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ करेंगे, वो भी हुआ नहीं। अब माउंटबेटन ने एक और गलत डिसीजन लिया। जो अवार्ड है, राइट, रैडक्लिफ अवार्ड जो है कि पार्टीशन में बाउंड्री कहां है, अवार्ड, ये 12 तारीख को रेडी था, बट देन इसको अनाउंस नहीं किया, इट वॉज डिलेड, इट वॉज अनाउंस लेटर, 15 के बाद, फ्रीडम के बाद। अब लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ हम जहां पे रहते हैं, स्पेशली बाउंड्री के आसपास, लोगों को पता ही नहीं कि हम जहां पे रहते हैं वो एरिया इंडिया में है या पाकिस्तान में, राइट, है ना, कहां से बाउंड्री खींची, क्या किया इस आदमी ने, किसी को नहीं पता। एंड देन इसकी वजह से यू कैन अंडरस्टैंड कि केओस और ज्यादा हो रहा है ना। लोग चाहते हैं कि हाँ अगर कोई लेट से दूसरी कम्युनिटी का है तो लोग चाहते हैं कि वो ये छोड़ के चला जाए, है ना, क्योंकि वो छोड़ के जाएगा तो जमीन छोड़ जाएगा, सामान छोड़ जाएगा, दुकान छोड़ जाएगा, राइट, ये सारी चीजें जो वो छोड़ जाएगा तो वो किसी और को मिल जाएगी, किसी और के काम आ जाएगी। तो देन दिस विल क्रिएट व्हाट, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस, जिसका रिपरकशन हमें आज तक दिखाई देता है, रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट होंगे। खैर तो वी फाइंड कि हाँ ये डिले भी किया इन्होंने, ये भी एक बहुत बड़ा जो है यू कैन से इशू था, और अगर ये शायद टाइमली यही सारी चीजें अगर टाइमली हैंडल कर लेते तो बात बन जाती, राइट। दिस विल लीड टू अ लॉट ऑफ कैलामिटीज, लॉट ऑफ डेथ्स, राइट, रेप्स, लूटपाट, लूट एंड रेफ्यूजी क्राइसिस, राइट। कुछ रिहैबिलिटेशन का जुगाड़ होना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था कि हाँ रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, राइट, इनको रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे। अगर ये सोचा होता तो शायद आज हमें इतना दर्द नहीं हो रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया। सो दिस वाज अबाउट इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो हमने समझा कि हाँ ये इंडिपेंडेंस हमको कैसे मिली, एंड फाइनली दिस लेड टू पार्टीशन एज वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर फैक्टर कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ, है ना। ये जो हम कह रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक को ज्वाइन करना है, तो ये क्यों ज्वाइन करेंगे, राइट, ये रिवोट क्यों नहीं कर देंगे, ये क्यों नहीं मानेंगे, ये क्यों नहीं कहेंगे कि हमें पाकिस्तान ज्वाइन करना है, या फिर क्यों कहेंगे कि इंडिया ज्वाइन करना है। तो इसके पीछे भी रणनीति लगेगी, इसके पीछे भी किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एंड हियर वी हैव फॉर्चुनेटली आयरन मैन ऑफ इंडिया विच इज सरदार पटेल। तो ये जिम्मेदारी आई सरदार पटेल के पे, और उनके साथ हैं वीपी मेनन। इन दो लोगों ने जिम्मेदारी बखूबी निभाई, राइट, है ना। पूरा क्रेडिट अगर हमें यहां पे देना होगा तो हमें सरदार पटेल और वीपी मेनन जी को देना पड़ेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ ये इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ। तो कुछ बातें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखेंगे, बट हाँ इनिशिएशन समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ एक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि कांग्रेस पहले क्या रखती थी, कांग्रेस कहती थी कि हमें प्रिंसली स्टेट्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना है ना, तो अलूफ रहते थे, है ना, कि हमें नहीं जाना है उस तरफ। प्रिंसली स्टेट्स का जो भी मुद्दा है, लोगों का जो भी जो है यू कैन से डिमांड है, वो वहां के राजा महाराजा उनका लोकल डिमांड है, उन लोगों को हैंडल करना चाहिए, राइट। उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस होगा नहीं, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। 1920s हम देख रहे हैं कि 1920s हमने बात करी थी कि प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग हैं उनकी मूवमेंट चालू हो चुकी है, बहुत सारे प्रजामंडल क्रिएट हो रहे हैं, राइट। फिर एक ऑल इंडिया स्टेट बॉडी बन रही, स्टेट पीपल्स बॉडी बन रही। और 1935 के बाद कांग्रेस का इंटरेस्ट इसमें आया, जिसने बात करी थी कि सुभाष चंद्र बोस का जो हरिपुरा सेशन है, उसके बाद कांग्रेस ऑफिशियली जो है इन्वॉल्व है कि हम लोग स्टेट के लोग जो हैं, राइट, हैदराबाद के जो लोग हैं या फिर किसी भी स्टेट के लोग हैं, हम उनके मूवमेंट में हेल्प करेंगे। क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि हर जगह स्टेट्स में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वहां के प्रिंसली राजा के पास है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हैदराबाद में एक निजाम बैठा है, निजाम, और जो भी कॉल होगा, चाहे उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी को भेजना है, किसी को जो है लेट्स से सेंटर की तरफ भेजना है, तो सारे क्या होंगे, सारे नॉमिनेशन होंगे बाय निजाम। यहां के जो लोग हैं, यहाँ के लोग, पीपल,
क्या इनका कोई हक है, कोई से है? इनका कोई हक से नहीं। एंड दैट इज द रीजन कि ये लोग जाग रहे हैं, यार इलेक्शन कराओ, राइट है ना, कि हमारा भी हक होना चाहिए, हमारा भी से होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ के लोग जो है जग रहे हैं। तो नाउ तो 46-47 के दौरान, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के दौरान 96-47 जिस जोन में अभी हम लोग हैं, इस ट्रांसफर ऑफ पावर के दौरान वी सी कि बहुत सारे स्टेट में पीपल मूवमेंट चालू हो चुका है कि हाँ अगर ट्रांसफर हो रहा है तो हम लोग का क्या होगा भाई, हमारा भी हक होना चाहिए। ये राजा महाराजाओं के हम कब तक सुनेंगे? तो स्टेट पीपल्स मूवमेंट, नाउ दे आर डिमांडिंग कि हाँ वी शुड हैव पॉलिटिकल राइट्स, हमारा से होना चाहिए। व्हाई नॉट, हम क्यों पीछे रहें? सेकंड दे वांट कि हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टिव राइट्स भी हमारे होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारा रिप्रेजेंटेशन नॉमिनेशन से नहीं होना चाहिए, राइट है ना, इट शुड नॉट बी नॉमिनेशन, हमें भेजना है, हमें इलेक्ट करके किसी को भेजना है संविधान में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इलेक्टिव राइट्स होने चाहिए, ऐसा लोग मांग रहे हैं, विच इज राइट। कि हाँ ये कब तक जो है प्रिंसली स्टेट्स का राज्य रहेगा, प्रिंसेस का राज्य रहेगा। तो नाउ अब हम देखेंगे कि हाँ जो एक ऑल इंडिया बॉडी है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अब इसके दो सेशन, एक 45 का सेशन और 47 का सेशन। इस दो सेशन में 1945 एंड 1947 एक सेशन हुआ है आपका उदयपुर में, और दूसरा सेशन हुआ है ग्वालियर में। उदयपुर और ग्वालियर यहां पे सेशन हो रहा है। इन दोनों सेशंस में प्रेसिडेंट जो है वो नेहरू जी हैं, एंड वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे कि अगर कोई स्टेट है जो लोगों के हक की बात नहीं कर रहा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहा तो टेक्निकली दैट स्टेट इज हॉस्टाइल। हम मान लेंगे कि वो हमारे साथ ही नहीं, हॉस्टाइल है वो पर्टिकुलर स्टेट, तो फिर हम उस प्रिंस के साथ भी नहीं। नाउ अब ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी समवेयर इन जुलाई 1947, जुलाई, एक डिपार्टमेंट है स्टेट्स डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट था स्टेट्स डिपार्टमेंट, जिसकी जिम्मेदारी दी गई सरदार पटेल जी को और इनके साथ वीपी मेनन, और इनको बोला गया कि आपको स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना है, स्टेट्स को साइन करवाना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कि हर स्टेट को जैसे मान लो निजाम है तो निजाम शुड साइन वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये उनको साइन करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम भारत ज्वाइन करना चाहते हैं। इस पे आप क्या करिए, आप जो है उस आदमी के सिग्नेचर लेकर आइए। तो ये काम किसका है? सरदार पटेल जी का काम है कि उस समय कुछ 550 स्टेट्स हैं इंडिया में, छोटे छोटे ऐसे 550 छोटे राजा हैं। उन सारे 550 समझ रहे हो कि बड़ा काम है भाई, और ये भी देखो जुलाई में मिल रहा है, यानी इनके पास भी बहुत टाइम नहीं है ना, महीने भर के अंदर फटाफट हर जगह जाना है, हर किसी का साइन लेके आना है, राइट है ना, तो बड़ा काम है इनके पास भी। तो जुलाई 1947 में सी कि हाँ सरदार पटेल जी को ये काम दिया गया कि आप जो है इस चीज को पूरी तरह से हैंडल करिए, आपको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है हर किसी से साइन कराना है। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शर्तें क्या रखी गई? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शर्त रखी गई कि भाई पहला कि कुछ चीजें जो हैं डिफेंस कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आप हमको दे देंगे। ये कौन देखेगा? ये सेंटर देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीजें देखेगी, यानी एक सेंटर में गवर्नमेंट होगी जो हैदराबाद की सारी चीजें देखेगी, प्लस जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है, अभी भी यहां का निजाम बैठा रहेगा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम, कि इंटरनली आप जैसे राज्य कर रहे हैं आप राज्य करते रहे। अब आप कहेंगे सर ये तो गलत है ना, कि हाँ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, उनको बोलना चाहिए कि हाँ भाई डेमोक्रेसी होगी, लोगों का हक होगा, है ना। अगेन पॉइंट अभी ये नहीं है कि हाँ ये लोग क्या जो है अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहला मुद्दा ये है कि इनसे साइन करा लो कि हम इंडिया ज्वाइन करेंगे, राइट। एक बार साइन करा लो, एक बार इनको आने दो, ऐसा अभी ये वाला डाउट खत्म कर दो कि जाना किस साइड है, राइट। कि पहला जो नेगोशिएशन है, फुट इन द डोर थ्योरी होती है नेगोशिएशन में, राइट, फुट इन द डोर थ्योरी।
फुट इन द डोर थ्योरी क्या है कि हाँ जो है जैसे कि अगर आपसे किसी वेबसाइट ने कहा कि चलिए ये जो सामान है ये सामान कितने का है, 100 रुपए का है, राइट है ना, बस ये 100 रुपए चलिए 2 रुपए में दे रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे 100 रुपए का सामान 2 रुपए में क्यों दे रहा हो? दैट इज नथिंग बट फुट इन द डोर कि हाँ आप वेबसाइट पर जाके अपने कार्ड डिटेल्स डाल दीजिए, पहला पेमेंट कर दीजिए, छोटा सा ही सही बट पहला पेमेंट कर दीजिए, ताकि जो फ्रिक्शन है, जो एक्सेप्टेंस है आपका उस वेबसाइट पे पेमेंट करने के लिए, वो खत्म हो जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐप्स जो हैं, बहुत सारे ऐप्स कहते हैं कि आपको एकदम इंस्टॉल करेंगे तो पहली 3 राइड फ्री है, राइट है ना, कि उबर ओला ऐसे करके जो ऐप्स थे जब वो इनिशियली आए थे तो कह रहे थे कि फ्री है, या स्विगी कहता है कि आप पहला ऑर्डर करेंगे तो डिलीवरी हमारी साइड से फ्री लीजिए। क्यों भाई, क्यों? कि दैट इज जस्ट की फुट इन द डोर, कि आप पहला ऑर्डर जब कर लेंगे तो आप यह फील फ्री करेंगे कि हाँ इसमें किया जा सकता है, संभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक्सेप्टेंस आ जाएगा, फोन के ऊपर ऐप आ जाएगा, उसमें पेमेंट डिटेल पड़ जाएगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा, अब आप उस ऐप में जा चुके हैं। और एक बार करने के बाद थोड़ी सहूलियत लगने लगेगी, फिर जो है फिर अगला डिस्कशन हो सकता है कि हमारा ये जो है स्पेशल स्कीम आया है, ये इसके मेंबर बन जाइए, उसके मेंबर बन जाइए, डाइन आउट करिए एक्सेट्रा, फिर वो अपनी 10 स्कीम आपको बेच सकता है। बट हाँ पहला आपसे ट्रांजैक्शन करवाना इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे उसे 100 बातें बताने लग जाते कि नहीं तुमको भगा देंगे, तुमसे स्ट्रक्चर ले लेंगे, डेमोक्रेसी लेके आ जाएंगे, ये सब बता देते, वो डर जाता, कहता नहीं ज्वाइन करना, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो हमसे नेगोशिएट करने लगता। तो इसलिए पहले ये पाकिस्तान वाला जो मुद्दा है खत्म करना है कि हाँ तुम इधर आओ, राइट है ना, ये टेंशन जो है खत्म करो। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो पहला फेज जो है, राइट, टिल 15th, जो फर्स्ट फेज है, फेज 1, तो आजादी तक 15 अगस्त 1945 तक 47 तक हम देखेंगे कि दिस इज फेज 1, जहां पे समय काफी कम है, और ये सारे लोगों से साइन करा लिया जाएगा कि आप इधर ज्वाइन कर रहे हैं, राइट है ना। तो इन सब सारे लोगों से, खाली कुछ ही एक्सेप्शन है, तो ऑल विल साइन, ऑल। एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन एक कश्मीर, ये मुद्दा रह जाएगा, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। इनके अलावा सारे लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, जो है हम इस बात पे एग्री कर रहे हैं ना। अब अगेन सवाल उठता है कि इन्होंने एग्री क्यों कर दिया सर, राइट है, इनको रोकना चाहिए था, ये जो नेगोशिएट कर सकते थे, कह सकते थे नहीं करेंगे। तो देखो पहली बात तो ऑप्शन तो है नहीं इंडिया पाकिस्तान में से कोई एक जगह ज्वाइन करना है। दूसरी बात जब आप इंडिया की टेरिटरी के बीच में है तो इंडिया की तरफ झुकाव होना जरूरी है कि हाँ ठीक है, जब एक को ज्वाइन करना है तो इंडिया ही कर लेंगे। दूसरी बात, ये जो चीजें मांगी जा रही हैं कि ये सेंटर का रहेगा, ध्यान से देखो इसे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये पहले ब्रिटिश सरकार हैंडल करती थी, ये पहले भी इनके पास नहीं था, पहले भी इनके पास खाली इंटरनल स्ट्रक्चर ही रहा करता था कि अपना इंटरनल रूल ये लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, बाकी इन सब चीजों पे उनका पहले से हक था ही नहीं, अपनी आर्मी रख ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने कहा ये तो हमारे पास वैसे ही नहीं है, तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, इट्स ओके, इट इज फाइन, तो हमारे जीवन पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो दे हैव ओनली गिवन व्हिच दे नेवर हैड, राइट है ना। तो टेक्निकली उनके पास डिफेंस वगैरह वो सब पहले ही ब्रिटेन देख रहा था, राइट, ब्रिटिश देखते थे, तो ये सब उनके पास पहले भी नहीं था, इनका ले जाओ क्या ही है, हमारा वैसे भी नहीं है। तो दैट इज व्हाई दे ऑल एग्रीड। अब यहां पे फुट इन द डोर तो हो गया, अब सबका ऐप इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद शुरू हुआ फेज 2। अब फेज 2 में इन तीनों की बात तो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस वगैरह में देखेंगे, है ना, बट आजादी के बाद विच इज फेज 2, फेज 2 में अब हुई इसके बाद का नेगोशिएशन। अब इसके बाद इंटरनल जो है चीजों में एंट्री करी गई। इंटरनल चीजों में हुआ कि हाँ आपको हम अब जो है नेबर स्टेट का पार्ट बना रहे हैं, तो अगर कोई नेबर प्रोविंस है उनको मर्जर कर दिया, नेबर प्रोविंस पर डाल दिया, कुछ नए यूनियन क्रिएट कर दिए, है ना, फॉर एग्जांपल काठियावाड़, राजस्थान, है ना, एक दो एग्जांपल लिख लो, तो काठियावाड़ है, विंध्या है, कुछ नए यूनियंस क्रिएट किए। या अब इसमें क्या होने लगा, पुश करने लगे कि क्या कर रहे हो, है ना, तो हुआ ठीक है चलो आपको भी खुश कर देते हैं। खुश करने के लिए कि हाँ कोई जो है आवाज ना उठाए, तो टू एंश्योर कि हाँ कोई ऐसा जो है रिएक्शन नहीं है, उनको ऑफर किया गया पैसा। तो प्राइवी पर्स होता है, एक अकाउंट क्रिएट किया गया, फंड क्रिएट किया गया कि इन प्रिंसली स्टेट्स के लिए, इन राजा महाराजाओं के लिए एक प्राइवी पर्स है कि सर आप ये स्टेट छोड़ दीजिए, राइट, इसमें इसकी जगह हम आपको पेंशन दे देंगे, आपको हम पैसा दे देंगे, हर महीना 2 लाख रुपए देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे प्राइवी पर्स क्रिएट किया गया। जैसे ब्रिटेन पहले पेंशन दे देता था, वैसे ये पेंशन का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया।
फिर भी किसी को खुश करने के लिए बोला कि आप ही को गवर्नर बना देंगे, है ना, तो राज्य प्रमुख बना देंगे, गवर्नर बना देंगे, इस तरह का, है ना, कुछ और बढ़िया पोस्ट दे देंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तो इस तरह के जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट द्वारा इन लोगों को सॉल्व कर लिया गया, तो कहीं गवर्नर बना देंगे, राज्य प्रमुख बना देंगे, ऐसा करके वादे किए गए एंड दे वर इंटीग्रेटेड। फिर धीरे धीरे रीऑर्गेनाइजेशन होता रहा। 1956 तक हम देखेंगे बहुत रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो ये आगे के अगले जो है यू कैन से 6-3-9 साल, 9 साल, तो अगले 9 साल में बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन होता रहेगा। ये टॉपिक क्या है, ये थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है, ये तीनों भी पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखें। अभी अपना मुद्दा आजादी तक है। खैर, सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि दिस इज हाउ प्रिंसली स्टेट्स वर इंटीग्रेटेड। तो हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात करी, फेजेस समझे, पहले फेज में और दूसरे फेज में हमने समझा कि क्या कहानी थी और किस तरीके से इन सबको हैंडल किया गया। फाइनली हमने हमें बताया कि कश्मीर जो है हमें टहला रहा था, है ना, तो राजा थे कश्मीर के, राजा कश्मीर जो है दोनों को टहला रहे थे, इंडिया को भी पाकिस्तान को, कहते हैं हाँ करेंगे ऐसे करके काफी टाइम तक टहला रहे थे। बट वी नो कि हाँ फिर वो जो है पाकिस्तान साइड से थोड़ा सा अटैक हुआ उनके ऊपर, तो ऐसा लगा कि पहले कोई ट्राइब अटैक कर रही है, बट एक्चुअली वो पाकिस्तान आर्मी थी। तो फिर राजा थोड़ा सा पैनिक में आ गए, पैनिक मोड में, कहने लगे मदद करो, इंडिया से बोला मदद करो। तो इंडिया ने कहा कि पहले साइन करो, तो फिर उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया, विच ऑल्सो आस्क्ड फॉर की स्पेशल स्टेटस वगैरह हमको चाहिए, तभी वो आर्टिकल 370 की बात आई, राइट। और उसके बाद फिर वो 48 का युद्ध हुआ। अब ये सब थोड़ा हम देखेंगे जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। तो दिस वॉज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। नाउ द लास्ट टॉपिक, कि हाँ ये इनएविटेबिलिटी ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन होना ही था, ऐसा कैसे कहा जा सकता है, राइट, क्यों नहीं रोका गया। तो हालांकि ये बात हमने कर ली है काफी हद तक, बट स्टिल एक बार इस पे और व्यू लेते हैं कि इनएविटेबल क्यों लग रहा है हमको पार्टीशन, क्यों इसको किसी ने नहीं रोका। आइए समझते हैं इस बात को। तो कांग्रेस ने पार्टीशन देखो एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस का ही एक्सेप्टेंस मेन एक्सेप्टेंस है कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही मेन पार्टी थी जो नेगोशिएट कर रही थी, तो उसके आगे क्या ही कहना है, बात ही खत्म हो गई। तो कांग्रेस ने जो है यहां पे एक्सेप्ट किया। तो समझते हैं कि कांग्रेस का एक्सेप्टेंस क्यों है। नाउ कांग्रेस का देखो दो काम था। कांग्रेस का जो है पर्पस अगर हम देखें एज पर स्पेक्ट्रम, तो कांग्रेस का दो पर्पस है। एक उसका पर्पस है कि नेशनलिज्म का राइज, या ऐसा लिख लो कि पीपल्स मोबिलाइजेशन, जिससे हमारी नेगोशिएटिंग पावर बढ़े और हम लोग फ्रीडम पा सकें। इस अकाउंट पे कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि कांग्रेस वॉज सक्सेसफुल, राइट। दिस वॉज द राइट अकाउंट कि हाँ हमने लोगों के साथ मिलकर लोगों को जो है जगाया, मोबिलाइज किया, नेशनलिज्म की भावना आई और हमने आजादी पाली। बट एक दूसरा फ्रंट जो था, जो कांग्रेस की एक और जिम्मेदारी थी, वो था जो है सॉलिडारिटी बढ़ानी चाहिए थी, क्रिएट करनी चाहिए थी लोगों में, कम्युनिटी, हर किसी में, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, इन सब से उठकर लोग जो है भारत का पार्ट फील करते, नेशन का पार्ट फील करते, ऐसा कोई आपस में विभाजन ना फील करते। दिस इज समथिंग जो है ये भी उनकी जिम्मेदारी थी, एंड डेफिनेटली कांग्रेस हैज फेल्ड ऑन दिस, राइट। और इसका रीजन हमने समझा था जब हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनलिज्म, कि हाँ ये एक दिन की कहानी नहीं है, राइट, है ना, कि हाँ ये काफी लंबी कहानी है। पीछे हमने समझा कि हाँ ये काफी लंबा दौर था जिससे ये एक्सट्रीम कम्युनिज्म की तरफ हम लोग आ गए थे। तो दिस वाज एक्सट्रीम कम्युनलिज्म, और इसको अब हैंडल ऐसे नहीं किया जा सकता था, इतना आसान जो है इसको हैंडल कर पाना नहीं था। तो आसान नहीं था क्योंकि इसमें पीछे डेफिनेटली कांग्रेस का एक फेलियर है, जो लॉन्ग टर्म फेलियर है, कि हाँ हम सारे लोग साथ में जुड़ नहीं पाए, एक नहीं हो पाए। नाउ अगेन सो राइट, तो हाँ, तो हम एक नहीं हो पाए, ये एक बड़ा जो है प्रॉब्लम था। दूसरा जो है, इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जल्दी से पावर अपने हाथ में लिया जाए, है ना, कि अगर हम और लेट करते, तो यहां पे एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ दिस फेलियर, हम बात कर रहे हैं व्हाई कांग्रेस एक्सेप्टेड, कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया। जैसे हमने एक बात करी कि कांग्रेस की जिम्मेदारी थी जिसमें टेक्निकली वो फेल हुए। दूसरी बात थी कि जिस तरह से अब इमीडिएट कॉज देखें तो जो कम्युनल वायलेंस या अनरेस्ट था इंडिया में उस समय, अब इससे निकलना बहुत जरूरी था, और ये इससे ज्यादा और कोई तरीका दिख नहीं रहा था, राइट, है ना, कि और कोई तरीका यहां पे दिखाई नहीं दे रहा था। जो कम्युनल वायलेंस था वो किसी के हाथ में रह नहीं गया था, बहुत राइट्स वगैरह हो रहे थे,
राइट, स्पेशली इट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल ओनली, बट अब जो है सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। तो बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इन सब जगह खूब कम्युनल वायलेंस हो रहा था। तो इट वॉज इंपॉर्टेंट कि जल्दी से पावर अपने कंट्रोल में लिया जाए। प्लस पार्टीशन के द्वारा हमने एक और चीज इंश्योर करी, विच वॉज कि जो प्रिंसली स्टेट्स का जो इंडिपेंडेंस था, हम लोगों ने अगर एक चीज दी तो प्रिंसली स्टेट्स का फ्रीडम हम लोगों ने पूरी तरह से कर्ब कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ना, ये फ्रीडम हम लोग नेगोशिएशन में जीत गए। तो अगर हमने कुछ दिया है ना कि हाँ इस जो है इस नेगोशिएशन में तीनों के, अगर कांग्रेस ने लेट से पार्टीशन दिया कि हाँ ठीक है ये पार्ट हम मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज जो हम जीते, जो हम अंडरमाइन कर जाते हैं बात को, कि हम प्रिंसली स्टेट्स को फ्री करने से रोक दे गए। पिछले एटली स्टेटमेंट में प्रिंसली स्टेट्स की फ्रीडम की बात करी गई थी, बट कांग्रेस ने कहा कि ठीक है हम पार्टीशन अगर हम मान लेते हैं बात को, तो हमें प्रिंसली स्टेट्स का फ्रीडम फिर नहीं चाहिए, राइट है ना, ये फ्री नहीं होने चाहिए, हमें जो है मैक्सिमम यूनिटी रिटेन करनी है। तो कहीं ना कहीं दिस एंश्योर कि वी हैव मैक्सिमम यूनिटी। तो ये एक बड़ा यू कैन से जो है जीत भी है ना, कि हाँ अगर एक तरफ अगर हमने कुछ दिया है तो दूसरी तरफ हमें कुछ मिला भी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी हम काफी चीज नेगोशिएट कर चुके थे। स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे नेगोशिएट करते करते पार्टीशन की तरफ बढ़ रहे थे। तो देखो अगेन फिर से नेगोशिएशन की बात कहूंगा मैं कि नेगोशिएशन कैसे होता है। नेगोशिएशन होता है कि आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा कि भाई ये सामान जो है ये 200 रुपए का, और आपने कहा कि 100 रुपए। अब दोनों में डिस्कशन चालू हुआ। वो कहता नहीं 190 दे दीजिए, आपने कहा 110 दे दीजिए, उसने कहा 180 दे दीजिए, आपने कहा 120 दे दीजिए। दिस इज निकल एंड डाइम थ्योरी ऑफ नेगोशिएशन। तो निकल एंड डाइम में कि आप थोड़ा आप देंगे, थोड़ा वो देंगे, और कहीं बीच में जो है कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है हम लोग कुछ देते चले गए थे, राइट है ना, जो इतने सालों से 1940 से अगर समझिए तो 1940 से कुछ एग्री हम लोग कर गए थे ऑलरेडी, राइट है ना। लेट्स हैव अ लुक एट इट कि वी विल रियलाइज कि क्रिप्स मिशन में जब क्रिप्स आए थे और डिस्कशन चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो 1942 में ही क्रिप्स मिशन के दौरान हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस अलग हो सकते हैं, उनको ऑटोनॉमी दी जा सकती है। तो ये 1942 में पहला एक्सेप्टेंस हो चुका था, ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स। फिर गांधी और जिन्ना जब बात कर रहे थे तो गांधी जी ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ अगर कोई कम्युनिटी कुछ अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन मांग रही है तो ठीक है। तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऐसे बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर कैबिनेट मिशन प्लान में हमने बात करी ग्रुपिंग की, राइट है ना, कि हाँ ऐसी ग्रुपिंग हो जाएगी, एबीसी में हम बांट देंगे, जिसमें टेक्निकली जो है हमने देखा कि दो ग्रुप क्या है, दो ग्रुप कुछ नहीं, वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ही है। तो ये ग्रुपिंग भी हमने एक्सेप्ट कर ली थी और उसको ऑटोनॉमी भी एक्सेप्ट कर ली थी। और हमको ये भी पता था, कांग्रेस को ये भी पता था कि दिस इज कंपलसरी ग्रुपिंग। तो दिसंबर तक आते आते दिस वाज वेरी वेरी क्लियर कि दिस इज कंपलसरी ग्रुपिंग, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया था। तो हमने ग्रुपिंग भी एक्सेप्ट कर ली थी, उनकी ऑटोनॉमी भी एक्सेप्ट कर ली थी, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस क्रिएट करने की बात भी एक्सेप्ट कर ली थी। बस अब ये फाइनल जो है था कि हाँ जो है अब पार्टीशन जो है एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। वो भी लास्ट तक आते आते हमने देखा कि हाँ जब मार्च 1947 की हम बात कर रहे थे नेहरू के स्टेटमेंट की, और जब हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है हाँ कह दिया, तो दे हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तो ऑफिशियली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कह दिया था अप्रैल तक आते आते कि हाँ भाई ठीक है हम पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो 3 जून प्लान को एक्सेप्ट करते ही कांग्रेस ने ऑफिशियली पूरी तरह से पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया था। तो दिस वाज स्टेप बाय स्टेप कि धीरे धीरे नेगोशिएशन में हम लोग ट्राई कर रहे थे कि हाँ जो है कांग्रेस ट्राई कर रहा था कि हम जो है पाले, बट वही है कि हाँ जो फाइनल जो कॉस्टिंग आई, फाइनल जो प्राइस आया, उसमें हमें पाकिस्तान देना पड़ा। तो ये पार्टीशन का जो है फाइनल कॉल बना। प्लस जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा था कि हाँ जो है सॉवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आजाद है तो हम लोग अपना संविधान तो बना ही सकते हैं कम से कम। और कांग्रेस क्वाइटली एक्सेप्टेड कंपलसरी ग्रुपिंग एंड एक्सेप्टेड द पार्टीशन मोस्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट कुड नॉट स्टॉप द कम्युनल राइट्स। हमने समझा कि हाँ सिचुएशन जो है कम्युनल राइट्स जो सिचुएशन है वो नहीं संभाली जा सकती। अगर एक संविधान असेंबली मिल चुकी है ना, जो है अगर संविधान बन सकता है तो देन इट इज फाइन। तो इसीलिए कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर दिया पार्टीशन। अब आखिरी क्वेश्चन उठता है गांधी जी पे कि सर आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं रोका, है ना। तो गांधी जी पार्टीशन कहते हैं कि पार्टीशन मेरी डेड बॉडी पे होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेटमेंट गांधी जी का ये था, बट अभी हमने देखा गांधी जी ना टॉक में गांधी जी खुद भी बात कर चुके थे कि पाकिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ मुस्लिम्स इट इज फाइन। तो उनका भी कुछ अलाइनमेंट यहाँ पे था। दूसरी बात जो राइट्स वगैरह हो रहे थे,
तो ये खुद नौखली गए हुए थे उस समय जब जो है ये डायरेक्ट एक्शन हुआ, तो उसके बाद उनका समय बीता है नौखली में, राइट। नौखली गए हैं, दिल्ली गए हैं, वापस बंगाल आए हैं और वहां पर रायट्स शांत करने में लगे हुए हैं। तो गांधी जी का पूरा फोकस जो है 1946 एंड से 1947 में रायट शांत करने में है कि हाँ दिल्ली में रिफ्यूजीज क्राइसिस को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो है वो नौखली बंगाल में जो है लगे हुए हैं। तो यही वो अप डाउन कर रहे हैं। तो यही उनसे संभल नहीं रहा है ना कि ये छोटे छोटे इलाके में जो कम्युनल राइट्स हैं, अगर इसी को ही सॉल्व कर ले जाए तो वही बात उनसे सॉल्व नहीं हो पा रही। बिहार जो कि टेक्निकली कांग्रेस के अंडर आता है, बिहार टेक्निकली ये सोच रहे थे कि नहीं यहां तो राइट नहीं हो सकता, वहां की सिचुएशन के हाथ से नहीं निकल गई थी, राइट। तो देन वी अंडरस्टैंड कि गांधी जी भी जो है सब हाथ पांव मार चुके थे एंड ही ट्राइड कि हाँ ये कम्युनल राइट्स वगैरह सॉल्व हो जाएं, उसके लिए व्रत वगैरह कर लो, वहां जाकर रह लो, एकदम सेक्लूडेड जीवन जी लिया। नौखली जाकर रहने ही लग गए थे कि हम यहीं पे रहेंगे, एक छोटा सा कम्युनिटी जो है वो हम कहीं आश्रम नहीं जाएंगे, यहीं पे रहने लगेंगे। और उसके बाद इन्हें पंजाब जाना था फाइनली, है ना। अनफॉर्चुनेटली उसके पहले जो है ही वॉज किल्ड, बट ही वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द कम्युनल राइट्स वाला प्रॉब्लम। तो उनको भी लग रहा है कि जब लोग ही कम्युनलाइज हो चुके हैं तो कम्युनलाइज लोगों को फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, कैसे जो है एक साथ लेकर आएंगे। तो कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व करना उनको भी लग रहा था कि नहीं हो सकता, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ ही वाज आल्सो साइलेंट जब पार्टीशन हो रहा था और पार्टीशन हो गया था। नाउ अगेन एक और बात, इसमें कहीं ना कहीं नेहरू जी का एक और रोल है कि वो थोड़ा सा अंडरमाइन कर गए इस एक्सट्रीम कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम को। उनको लग रहा था कि एक बार अंग्रेज चले जाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बंटवारा की दिक्कत है, ये सॉल्व हो जाएगी और जो है ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। दूसरा उनको लग रहा था कि पार्टीशन इज मोर लाइक कि हाँ अभी हम करे ले रहे हैं, बाद में कुछ यूनिटी भी पॉसिबल है, उतना कुछ मैटर नहीं करेगा। तो थोड़ा वो सिचुएशन को अंडरमाइन भी कर गए थे, ऐसा भी माना जाता है कि इसमें नेहरू जी का एक रोल जो है लीडरशिप रोल ये भी है कि हाँ उनको इसे और सीरियसली सॉल्व करना चाहिए था, जो कि उनका फोकस नहीं था। उनका फोकस वॉज मोर ऑन नेगोशिएशन, मोर ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा। चलिए तो खैर, तो जिन्ना बाय द वे कहते हैं कि हाँ मात्र एक टाइपराइटर और सेक्रेटरी से, राइट, मैंने सिर्फ नेगोशिएशन करके क्या पा लिया, पाकिस्तान पा लिया, ऐसा करके स्टेटमेंट है जिन्ना का। या तो दिस वाज अबाउट पार्टीशन, राइट। हमने पार्टीशन और फ्रीडम दोनों की बात करी, और हम जो है इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक हमने बड़ी यूनिट खत्म कर ली है, राइट, फ्रीडम वाला पार्ट हम लोगों ने कर दिया है। अब इसके बाद की जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट यूनिट टिल चैप्टर 32 समवेयर वी नो इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। तो ये जो पार्ट है ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और ये मेंस में भी पूछा जाता है, दोनों तरफ है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसीज कि हाँ जो है जो एक्ट आए हैं सारे, या फिर उनकी मिलिट्री पॉलिसी क्या है, जुडिशरी पॉलिसी क्या है, सिविल सर्विसेज किस तरह से इवॉल्व हुआ, प्रेस की पॉलिसी क्या है, ये सारा डिस्कशन जो है, ये डिस्कशन हमारा अगली यूनिट का डिस्कशन है। अभी हमने फ्रीडम पा लिया है, कहानी हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी आर लाइक कि हाँ ब्रिटिश पीछे किस तरह से ऑपरेट कर रहे थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, फिर पीजेंट मूवमेंट वगैरह भी हुए हैं, है ना, वर्किंग क्लास मूवमेंट है, ये वाली चीजें जो है हम अगली यूनिट यहाँ से शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से विल स्टार्ट दिस न्यू यूनिट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी अदर पॉलिसीज। एक सवाल पूछा था यहाँ से कि रैटक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू, क्यों अपॉइंट किया गया था, बताइए। चलिए तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि हम एक नई यूनिट शुरू करेंगे, तो एक नई शुरुआत है यहाँ से। ऑल्सो जो है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जो है कहाँ पे आपको पीछे दिक्कत हुई, या फिर आगे जो है हमें इसे टेकअप करना है नहीं करना है, कोई सजेशन हो, समथिंग, कोई फीडबैक हो, तो डू लेट मी नो। एंड यहाँ से अगेन दिस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर भी आप देखो तो लास्ट ईयर का जो सवाल है अबाउट एक्ट, हर साल कुछ एक्ट पे सवाल आते हैं, तो अगला चैप्टर एक्ट पे ही है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, जुडिशियल पॉलिसीज एटसेट्रा, इन सब के ऊपर है। मिलिट्री का एक जो है मेंस भी सवाल आया हुआ था, तो जो है वी अंडरस्टैंड कि ये मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट वीडियो और अपने डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।